Good evening, everyone. Good evening, everyone. हाँ, ये हुई ना बात. पहली क्लास है दोस्तों, जोश तो होना चाहिए. So welcome to CA Foundation classes, everyone. So CA Foundation की इस जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों. क्लास आपकी सबसे आखिरी में हो रही है अकाउंट्स सब्जेक्ट की, बट पेपर नंबर 1 है ये, राइट? आपकी सीए की जर्नी का ये पहला पेपर होने वाला है, पेपर नंबर 1, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. सो एवरीवन, जो कोर्स आप करने आए हैं उस कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और नाम के अंदर ही आता है अकाउंट्स. तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है दोस्तों कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं. अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, टैक्सेशन के एक्सपर्ट होते हैं, ऑडिट के एक्सपर्ट होते हैं, टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बहुत सारे एरियाज के एक्सपर्ट होते हैं. बट जो हमारा कोर एरिया है दैट इज अकाउंटिंग, राइट? और वही पेपर के लिए आज हम मिले हैं, पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम शॉर्ट में अकाउंटिंग कहेंगे दोस्तों, राइट? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आप 11 से पढ़ते भी आ रहे हैं और सीए फाइनल तक पढ़ते रहेंगे. इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो अभी तक 2 साल में अकाउंटिंग पढ़ी है, दैट इज नॉट ऑल. अकाउंटिंग बहुत कुछ है अभी जो सीखना भी बाकी है. तो फाउंडेशन में भी पढ़ना है, इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है और सीए फाइनल में पढ़ना है. और तीनों स्टेज का पहला पेपर अकाउंटिंग का होगा, तीनों स्टेज. ठीक है दोस्तों? फाउंडेशन का पहला, इंटरमीडिएट का पहला और सीए फाइनल का पहला पेपर अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा. तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर अपनी एग्जाम वाली जर्नी अच्छी शुरू करनी है तो पहला पेपर अच्छा होना चाहिए. तो उसी पेपर की शुरुआत यहां से होने जा रही है. ठीक है दोस्तों? सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सिलेबस एवरीवन, बिफोर आई स्टार्ट द कोर्स, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यू ऑल. मुझे चाहिए आप लोगों का नाम, आप लोगों का कौन से स्कूल से हो बेटा, कितना 12th में स्कोर था और क्यों आप सीए करना चाहते हैं. अगर कोई फैमिली में सीए है तो उसके बारे में बता सकते हैं. ठीक है बेटा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. यस बच्चे, क्या नाम है आपका? शिवानी. यस बेटा. विच स्कूल आर यू फ्रॉम? ओके. एंड 12th में कितना स्कोर आप अभी दिए? 12th कितना स्कोर था? ओके. और सीए क्यों करनी है? भैया ने आपको, भैया भी सीए कर रहे थे, कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि सीए करना चाहिए. ओके बेटा. सो व्हाट डू यू थिंक, सीए बनने के बाद क्या होगा? मतलब एक होता है कि मुझे सीए करनी है क्योंकि ऐसा 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 होगा. सो व्हाट डू यू थिंक, जो आपको लगता है. ओके. ओके बेटा. कोई फैमिली में सीए नहीं है तो आप अपनी फैमिली के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे. ये बहुत बड़ी सोच है बेटा कि मैं फैमिली की पहली सीए बनूंगी. मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, राइट? यस बच्चे. ओके. शाबाश. तो यू बिलोंग टू अ फैमिली जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फौज है. और ओके बेटा. तो बच्चे ने कहा सर पैसा, बहुत कम लोग बोलते हैं लेकिन दैट्स द हार्ड रियलिटी. सबसे पहली चीज जो हमें मोटिवेट करती है प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, पैसा ही है दोस्तों. पैसा चाहिए बहुत, और ये सीए की लाइन में बहुत पैसा है, राइट? और बच्चे ने कहा बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है, रिस्पेक्ट भी बहुत है, रेप्यूटेशन बहुत है. यस, कमिंग टू दिस साइड बेटा. नंबर 5. Which school? Doomba. Okay. Okay. Interest in finance. Okay बेटा. कोई है फैमिली में सीए? नहीं. यस बच्चे. ओके. 12th में स्कोर? 12th में स्कोर? ओके बेटा. एंड सीए क्यों? रेप्यूटेड कोर्स है. ओके बेटा. यस बच्चे. I completed my education from secondary school Dwarka, and my score was 87.2% in 12th. And sir, I opted for CA because my father told me that it's a good profession
And then there is a security, job security. सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। एज अ करियर जब हम कोई चीज देखते हैं तो वी लुक एट पैसा कितना होगा, रिस्पेक्ट कितनी होगी, बट साथ साथ ही क्या ये प्रोफेशन हमें लॉन्ग टर्म तक रखेगा, क्योंकि लाइफ तो पूरी जिंदगी चलानी है दोस्तों। तो क्या पूरी जिंदगी तक पैसा कमा के देगा ये प्रोफेशन? बिल्कुल देगा मेरे बच्चे। यस बच्चे। ओके ओके फाइन। Because of financial reasons, okay? Okay, right मेरे बच्चे। Yes बेटा। Okay. थोड़ी सैलरी या सफिशिएंट है? हाँ, ओके ओके बेटा। सॉरी, DAV, which DAV? बसंत कुछ। यस बेटा। ओके, सॉरी, सी ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? मतलब इट्स लाइक कल को शादी होगी तो व्हाट विल यू से? ट्राई कर रहा हूं, चल गई तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ेंगे कोई और करेंगे। ऐसा वाला ट्राई नहीं होगा बेटा लाइफ में। अब आप, इट इज नॉट योर स्कूल डेज जहां पे आप ये कहें मैं एक स्कूल में एडमिशन ले रहा हूं, टीचर से बन गई तो ठीक है, नहीं दूसरे टीचर दूसरे स्कूल में पापा डलवा देंगे। अब आपके करियर की बात है। जिस दिन आप ये कह दोगे ना ये जो मैं ट्राई करने आ रहा हूं मैंने इसे फाइनलाइज कर दिया है, उस दिन सीए को अपना लिया आपने, और फिर सीए भी अपनाएगा। लेकिन अगर वो ट्रायल रह जाएगा तो फिर क्या है? अगर आपको सीए बना दिया तो बाहर जाके क्या बोलोगे? मैं तो ऐसे ही आया था, हंसता गिरता, ट्राई करने आया था, सीए बन गया। हमारी लाइन में ऐसे सीए नहीं बनते हैं दोस्त, ठीक है? मेरी बात को समझ लीजिएगा दोस्तों। क्या मार्केट में किसी ने डराया कि सीए बड़ा मुश्किल कोर्स है? हाँ, एनीवन? हाँ, सो बहुत लोग डराते हैं। क्यों मुश्किल है? पासिंग परसेंटेज। बट डज पासिंग परसेंटेज ओनली डिसाइड कि कोर्स मुश्किल है? क्या आपने कभी ये सोचा दोस्तों कि पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? सॉरी, बस बेटा वो जो बच्चे ने आखिरी वर्ड्स यूज किए ना, इसीलिए इस पॉइंट पे लेके जा रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे, यू गाइस आर माय रिजल्ट। आप जब पेपर देने जाओगे तो सिर्फ आप अपना रिजल्ट नहीं लेके आओगे, आप मेरा रिजल्ट लेके आओगे, मेरी मेहनत का रिजल्ट होगा वो। इसीलिए ये बातें करना बहुत जरूरी है। सीए, बहुत लोग डराते हैं मार्केट में कि सीए बड़ा मुश्किल कोर्स है, रिजल्ट बड़ा कम आता है, और जब कोई ऐसा बोलता है तो आई फील वेरी प्राउड। क्यों? मैं कर चुका हूं। When somebody tells you that you've done a very tough course, yes, I've done it, तो बड़ा अच्छा लगता है, पर फिर हम इस मिथ को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों तोड़ेंगे मिथ? जब मार्केट में इससे और वैल्यू बनती है, अच्छा सीए किया है, बड़ा मुश्किल कोर्स किया है यार, तो हम क्यों तोड़ेंगे मिथ? लेकिन दोस्तों, since I've gone through this journey, I can tell you, कोर्स हार्ड वर्क मांगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बना दिया गया है। यहां बस बोल बोल के कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, ये दिमाग में डाल दिया जाता है। अदरवाइज इफ यू, जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बोले ना दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत है, सिर्फ सैलरी नहीं, अगर आप अपना काम भी करना चाहते हैं, बहुत पैसा है इस लाइन में, रिस्पेक्ट बहुत है दोस्तों, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। क्योंकि जैसे किसी को बाहर बता दीजिए मार्केट में कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सामने वाला इंसान एक रिस्पेक्ट की वजह से देखता है कि भाई बंदे को कुछ तो होगा कि सीए बना है। आपको पता है सीए इंस्टीट्यूट कितना पुराना इंस्टीट्यूट है? आईसीआई कितना पुराना इंस्टीट्यूट है? आईसीआई 1949 बना था दोस्तों, 1940। इट इज फॉर्म्ड अंडर अ पार्लियामेंट्री एक्ट, सीए एक्ट 1949। कितने साल हो गए आज? 73 इयर्स। यस, 73 इयर्स दोस्तों, 73 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को, और आज तक कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं क्या आपको पता है दोस्तों? देयर आर ओनली अराउंड 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 3.5 लाख 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बस। पॉपुलेशन कितनी हो रही है? 140 करोड़ होने वाले हैं दोस्तों। बस अगले साल हम चाइना से आगे निकल जाएंगे जिस पेस पे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन सीएस आर जस्ट हैंडफुल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ आती है तो सिर्फ इतनी बात से समझ लीजिए, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे चावल, राइस अबंडेंस में होते हैं, तो अगर थोड़े से नीचे गिर जाते हैं क्या आप उठा लेते हो? आप अगर उठाते भी हो तो साइड में रख देते हो, राइट? पर हमारे यहाँ हर प्रथा में चावल यूज होते हैं। वो अभी राखी आ रही है, रक्षाबंधन, तो क्या होता है?
तिलक लगता है साथ में चावल, हर जगह चावल। क्यों? देयर अबंडेंस, वैल्यू नहीं है। चावल नीचे गिर जाए आप उठाते नहीं हो, लेकिन यही अगर आपकी कोई गोल्ड की रिंग या डायमंड की रिंग गिर जाए तो उठाओगे? क्यों? थोड़ी कम है इसलिए वैल्यूबल ज्यादा है। हम भी वही हैं दोस्तों, हम उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वी आर हैंडफुल ऑफ अस, दैट्स व्हाई वी आर वैल्यूबल। मार्केट में हमारी बहुत डिमांड है और हम लोग शॉर्टेज में हैं, इसीलिए हम बहुत वैल्यूबल हैं। तो जो आप बार बार आप लोगों के दिमाग में आता है ना, करियर ऑप्शन ऐसा चाहिए जो पैसा देगा, जो रिस्पेक्ट देगा, मार्केट स्टैंडिंग देगा और जॉब सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म में देगा। ये सब चीजें ये प्रोफेशन देगा, 100% देगा दोस्तों। राइट दोस्तों, आई होप आप लोग अब सीए के बारे में चीज जानते हैं, कुछ चीजें अपनी रिसर्च करके आए हैं। तो एक सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? टैक्सेशन का काम कर सकते हैं और ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, टैक्सेशन, हाँ। और आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न करने के कितने पैसे मिलते होंगे? ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कितने पैसे मिलते होंगे? एक प्रोप्राइटरशिप की रिटर्न भर रहे हो ना, तो आजकल हर कोई भर लेता है, उससे सीए की जरूरत नहीं है। 200 से लेकर 500 रुपए तक रिटर्न भर रहे होते हैं। क्या आप उसके लिए सीए बन रहे हो? शायद नहीं। महीना एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी है, उसकी भी आप रिटर्न भरोगे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतने के लिए भी उसमें एफर्ट भी उतना ही लगता है दोस्तों। शायद नहीं, आप इसके लिए काम नहीं कर रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जरा इस एग्जांपल को सुनिएगा दोस्तों। एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, नाम सुना है आप लोगों ने? ये वोडाफोन और आइडिया को मिला के बनी। इससे पहले कंपनी का नाम था वोडाफोन अलग और आइडिया अलग। वोडाफोन जो कंपनी है दोस्तों, उससे पहले एक इंडिया में कंपनी होती थी हचसन एसआर, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो दोस्तों, हचसन एसआर। हाँ, वोडाफोन एक यूके बेस्ड कंपनी है। वोडाफोन ने हच को खरीद लिया था और फिर इंडिया वाली हच कंपनी हो गई वोडाफोन। इस ट्रांजैक्शन पे, ये जो वोडाफोन ने हच को खरीदा या हच के शेयर्स को खरीदा, इस ट्रांजैक्शन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डिमांड रेज करी थी वोडाफोन के ऊपर। उस डिमांड का अमाउंट था बस 20,000 करोड़ रुपए। कितना? जीरो गिनने लगा तो 2 के आगे 11 जीरो लगते हैं दोस्तों, बस इतने, 20,000 करोड़। ठीक है, अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डिमांड रेज करी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस मांगी जाएगी कि बताइए क्या होना चाहिए, किसी लॉयर की भी सर्विस मांगी जाएगी। और केस जो लड़ रहे थे वो थे हरीश साल्वे साहब, क्योंकि हम जब तक हमारे पास एलएलबी की डिग्री वगैरह नहीं है, हम केस नहीं लड़ सकते कोर्ट में, लेकिन हम उनकी टीम का पार्ट जरूर है। राइट, तो हरीश साल्वे साहब केस लड़ रहे थे और उनकी टीम में बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, हरीश साल्वे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस वोडाफोन इंडिया को जिता दिया एंड वोडाफोन इंडिया वॉन द केस। 20,000 करोड़ की डिमांड जो इनकम टैक्स रेज करी थी, वोडाफोन केस जीत गया। ठीक है, सोच सकते हो कितने पैसे लिए गए होंगे, बाहर डील्स कैसे होती होंगी। जैसे हरीश साल्वे साहब कह रहे हैं मैं केस जिता दूंगा या केस लड़ूंगा, अगर जिता दिया तो 2% मेरा। कितना बनता है 2%? बस 400 करोड़ रुपए। अब आप बताइए 500 रुपए की रिटर्न, 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए या 400 करोड़, क्या देखना चाहते हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर डिग्री दोस्तों। हरीश साल्वे साहब सीए नहीं, वो लॉयर थे, लेकिन उनके साथ जो टीम काम कर रही थी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थी। तो हम लोग अपनी उस टैक्स प्लानिंग, टैक्स वाली नॉलेज के बेस पे इतनी बड़ी बड़ी सेविंग्स करा सकते हैं, वो है हमारा डोमेन दोस्तों। ठीक है जी, तो आपने कहा टैक्स एक्सपर्ट, इनकम टैक्स उसी के दायरे में आ गया। और मेरे बच्चे, ऑडिट का काम, आप समझते हो ऑडिट क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज ऑडिट? अकाउंट्स को वेरीफाई करना, जो हम समझते हैं। राइट ना दोस्तों? ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पे एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होता है, जिसे हम अलग अलग नामों से बुला देते हैं। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज के बाद आप वो नाम नहीं लेंगे, आपके अंदर से वो आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जरा सोच लेते हैं। कोई बताएगा दोस्तों, क्या आप सबको बताएं कि ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकनी होती है? अगर रेड लाइट है तो गाड़ी रोकनी है, क्या सब लोग रोकते हैं? जिनकी मुट्ठी हिल रही है इसका मतलब वो तो नहीं रोकते हैं। हम रोकते हैं लेकिन दूसरे नहीं रोकते हैं। बिल्कुल सही है। तो कुछ लोग नहीं रोकते हैं, बट क्या सबको पता है दोस्तों कि रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी होती है? लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं रोकते हैं। तो उनसे लॉ कंप्लाई करवाने के लिए किसको रखा गया? ट्रैफिक पुलिसमैन। कि अगर कोई रेड लाइट जंप करे
तो उसका आप चालान काटिए। लॉ बना दिया गया, सबको पता भी है, लेकिन लॉ को कंप्लाई कराने के लिए एक ट्रैफिक पुलिसमैन बिठाएगा, हु इज द एनफोर्सर। वैसे ही दोस्तों, एक कंपनी को अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या सबको पता होगा? बिल्कुल पता होगा दोस्तों। अकाउंट्स कैसे बनाए जाने हैं, कंपनी को इतने बड़े लोग मैनेज कर रहे हैं, तो क्या सबको पता होगा? बिल्कुल पता है, पर क्या सब वो फॉलो करेंगे? तो चेक करने के लिए किसको बिठाया जाए? एक ट्रैफिक पुलिसमैन। यहां पे अकाउंट्स का पुलिसमैन वो कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर का काम सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, ठीक है? तो अगर आप देखें, जो हमारा रोल है वो उस ट्रैफिक पुलिसमैन से कंपेरेबल है जो रोड पे ट्रैफिक रूल्स इंश्योर करवाता है। हम यहां पर अकाउंटिंग और उससे जुड़े हुए लॉस कंप्लाई करवाते हैं, ठीक है दोस्तों? वी इंश्योर कि सब लोग उस लॉ और उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो क्या हम भी यहाँ के ट्रैफिक पुलिसमैन ही हैं दोस्तों? तो अगली बार से कभी आप ट्रैफिक पुलिसमैन को देख के कोई शब्द यूज कर दें, जैसे रिस्पेक्टेबल रिलेशन बना लेते हैं मामा। हाँ, अगर आप ऐसा कुछ बोले तो ये सोच लीजिएगा कल को हमें भी कोई यही बोलेगा, ये मामा है अकाउंट्स का, ठीक है जी? तो जो आप उनके लिए कहते हैं अपने लिए सुनने को तैयार हो जाइए। जय माता दी। ओके एवरीवन, और क्या कर सकते हैं दोस्तों हम? व्हाट ऑल कैन वी डू? एनीथिंग एल्स? बस इतनी सी फील्ड्स? ओके दोस्तों, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट हियर। दोस्तों, हम जो भी काम कर सकते हैं उसे हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है दैट यू कैन डू योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है, जैसे एक डॉक्टर बनने के बाद क्या डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं? तो डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग ऑन हिज ओन। उनके पास पेशेंट्स आएंगे जो उनके क्लाइंट्स हैं, और जो पैसा कमाएंगे वो सारा उनका, खर्चे भी उनके, पैसा भी उनका, राइट? वैसे ही आप भी सीए बनने के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस खोल सकते हो, मतलब अपना सीए का ऑफिस खोल सकते हो। एंड यू आर दी प्रोप्राइटर। आप चाहो तो पार्टनरशिप में किसी का खोल लीजिए और फिर आप क्लाइंट्स हैंडल डायरेक्टली करेंगे। दैट्स वन। द अदर इज कि आप किसी सीए फर्म में जॉब करें। सीए फर्म में जॉब करने का मतलब एक बड़ा सीए का ऑफिस है जहां पर आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वहां पे आप ओनर नहीं है, काम आप सीए वाला करेंगे लेकिन आप एज अ ओनर नहीं, आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तीसरा आप कह सकते हैं हम एज अ इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है दोस्तों, जब आप सीए बने, आप किसी सीए फर्म में काम कर रहे हो या अपना खुद का काम कर रहे हो, ऑडिट किसका करोगे, टैक्स किसका देखोगे? क्या ऐसे क्लाइंट का? वो क्लाइंट कौन है? जो कंपनीज हो सकती है, जो बिजनेस रन करने वाले लोग हो सकते हैं, वो है इंडस्ट्री। जैसे अगर आप कल को जॉब करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन इंडस्ट्री का। आप इंडस्ट्री में जिनका ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, अब आप उस साइड पे हैं। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? तो कंपनी के खाते भी कौन बनाएगा? सीए, राइट? तो आप इंडस्ट्री में है, एक बिजनेस, एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, ठीक है? और वहां सिर्फ अकाउंट्स नहीं बनाए जाते दोस्तों, वहां का टैक्सेशन का काम भी कोई देख रहा है। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन भी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी। वैसे ही दोस्तों वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी कोई देख रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, मुझे बताइए, क्या 12th स्टैंडर्ड में आपने इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ी है? हाँ सर। अच्छा, कोई बताएगा दोस्तों, एक 10 रुपए वाला शेयर इशू किया जा रहा है और सारा पैसा एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री डू यू पास? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, या कभी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बल्ले बल्ले, किसी एक बच्चे ने भी एंट्री डिफरेंट नहीं बोली, मतलब सब 12th में अच्छी पढ़ाई करके आए हो। बस ये बताओ दोस्तों, क्या बिजनेस में किसी को ये भी डिसाइड करना होता होगा कि हमें कितने शेयर इशू करने? हमें तो क्वेश्चन में दे दिया कि 1 लाख शेयर इशू करने हैं 10 रुपए वाले, लेकिन कोई तो ये डिसाइड करता होगा कि कितने शेयर इशू करने हैं। यस और नो? 10 रुपए वाला शेयर 10 में इशू करना है या 15 में इशू करना है? क्या वो प्राइस भी कोई डिसाइड करता होगा? वो कौन करेगा? वो एक फाइनेंस मैनेजर करेगा दोस्तों, फाइनेंस मैनेजर। और वो रोल भी हम लोग ही निभाएंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? शेयर इशू करने हैं या डिबेंचर इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, इक्विटी शेयर, कौन डिसाइड करेगा? हमें अकाउंटिंग करते हुए तो ये चीजें बता दी जाती है, इतने शेयर इशू किए, बताओ एंट्री क्या होगी। आप सब ने एंट्री बता दी, लेकिन क्या बिजनेस में कोई ये रोल निभाता भी होगा दोस्तों, डिसीजन लेने का? वो रोल एक फाइनेंस मैनेजर निभाएगा जो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है दोस्तों? तो इंडस्ट्री में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आप कंपनी के सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर तक जा सकते हैं, यानी कंपनी की फाइनेंस की टॉप मोस्ट पोजीशन तक। तो सिर्फ अकाउंट्स नहीं, और बहुत सारे काम भी होते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, ये सारी बातें जो हमने करी, अभी
हमने कहा आप सीए की तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो खुद अपनी खोल के, या किसी सीए फर्म में काम करके, या आप इंडस्ट्री में चले जाइए। उसके अलावा दोस्तों कंसल्टेंसी का बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी कंसल्टेशन का काम भी होता है। कंसल्टेशन का मतलब दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक बाहर की कंपनी है जिसे इंडिया में आना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, उसे यहाँ के बिजनेस लॉस के बारे में नहीं पता, तो वो यहाँ अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या उसे एडवाइजरी की जरूरत होगी? वो एडवाइस भी एक्सपर्ट देगा जो एक सीए होगा, राइट दोस्तों। बिजनेस सेट कर रहे हैं तो टैक्स प्लानिंग कैसे करें, जैसे वोडाफोन वाली बात मैंने करी, वोडाफोन के सीए ने ऐसी तगड़ी टैक्स प्लानिंग की थी कि वो 20,000 करोड़ का बचा लिया था, इनकम टैक्स से डिमांड रेज करी लेकिन फिर भी वो बचा गए। दैट इज टैक्स प्लानिंग। ये सब काम भी एक सीए ही करेगा दोस्तों। तो वेदर इट्स रिस्पेक्ट टू एनी कंसल्टेशन, बिजनेस कैसे चलाया जा रहा है, बिजनेस कैसे सेट होना है, किस मार्केट में ऑपरेट करें, कैसे ऑपरेट करें, ये सारी कंसल्टेशन का काम भी सीए द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा द फील्ड इज वाइड ओपन दोस्तों, वाइड ओपन। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि आपका दायरा सिर्फ अकाउंटिंग तक है। आप जिस कोर्स में आए हैं उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ट्रायल की स्कोप नहीं है। जो करना है शिद्दत से करना है बेटा, और जब शिद्दत दिखा दोगे तो ये लाइन आपके लिए होगी। ठीक है दोस्तों, पक्का है दीवार। और इसीलिए पहले दिन ही कह रहा हूं दोस्तों, अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि ये मुश्किल है। जिस दिन आप ये डर निकाल देंगे ये लाइन आपको अपना लेगी, बस अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं आई शुड आउटशाइन द अदर्स, आई शुड बिलोंग टू अ कैटेगरी व्हिच नोबडी एल्स बिलोंग्स, अगर आप अपने आप को वैसे समझते हैं, तो नॉर्मली हर कोई समझता है कि मुझे दूसरों से हट के चलना है। अगर आप अपने आप को ऐसे समझते हैं तो इस लाइन को अपनाएं और आगे लाइन आपको अपनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स टेक यू टू द सिलेबस पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले दोस्तों सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं फाउंडेशन फेज, तो फाउंडेशन में अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्ड्स पे गौर करना दोस्तों। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी यहां पर आपका सिर्फ फाउंडेशन ले किया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि आपको पता हो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। क्योंकि स्टेज का नाम क्या है दोस्तों? फाउंडेशन का मतलब होता है आपकी नींव रखी जा रही है, इस नींव के ऊपर एक खूबसूरत इमारत बननी है अगली 2 स्टेजेस में। लेकिन नींव अगर कमजोर होगी तो वो खूबसूरत इमारत डगमगाती रहेगी दोस्तों, बन नहीं पाएगी। ठीक है जी, तो इसीलिए वो फाउंडेशन ले करने की बहुत जरूरत है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड एक्वायर द एबिलिटी, यानी सिर्फ वो प्रिंसिपल समझने नहीं है, उस प्रिंसिपल को फिर अप्लाई कैसे करना है अकाउंटिंग में इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने आते हैं दोस्तों? यस और नो? कभी सीखे थे वैसे? तभी तो सीखे थे। आते हैं नहीं आते वो मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, मैं स्क्रैच से ही सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने अंदर का वो डर निकाल दीजिएगा कि आप पहले कुछ पढ़ के आए हैं, गलत पढ़ा, समझा, भूल गए एक्सेट्रा, वो सब मैं देख लूंगा दोस्तों, वो मेरा काम है। लेकिन आप लोग बस तैयार होने चाहिए उस चीज को लेने के लिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। एंड आगे आखिरी वर्ड्स देखो जो मैंने स्पेसिफिकली अंडरलाइन किए हैं, आगे क्या लिखा है? सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। लो, सीए इंस्टीट्यूट कोर्स बनाते हुए कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोर्स मुश्किल कैसे हो सकता है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए कह रहा है सिंपल। ये मैंने नहीं बनाया है दोस्तों, ये सीए इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अगर वो ऑब्जेक्टिव देते हुए कह रहे हैं सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कोर्स मुश्किल कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है दोस्तों। राइट एवरीवन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से आपकी 11th स्टार्ट हुई थी। 11th में शुरुआत कहां से हुई थी अकाउंटिंग की? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, वो सारी बातें आपने सबसे पहले सीखी थी, वो सारी बातें हम यहां भी करेंगे दोस्तों। राइट, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी थ्योरी बेस। क्या आपको याद आता है दोस्तों एक चैप्टर कभी पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, कभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म? याद है? मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्या आपको याद है कि नहीं? बट क्या ऐसा कुछ पढ़ा था? वो सब, वो प्रिंसिपल्स, वो थ्योरेटिकल बेस क्या है, वो हम यहां सीखने वाले हैं दोस्तों, वापस रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या करते हैं दोस्तों? व्हाट ऑल डू वी डू? स्टार्ट कहां से होती है अकाउंटिंग? सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट? रिकॉर्डिंग में जर्नल, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद
बेसिकली फाइनल अकाउंट्स, राइट दोस्तों। उसके बाद भी कुछ काम होता है, जैसे आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस वगैरह पढ़ा है दोस्तों। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब बातें जो बेसिक प्रोसेस है वो हम यहां पढ़ेंगे दोस्तों। विल स्टडी है उन सब के बारे में सब कुछ, ठीक है दोस्तों। एवरीवन, यहां पे एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से। आप सबने कहा सबसे पहले क्या काम होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे की जाती है, जर्नल्स में। उसके बाद लेजर में चली जाती है चीजें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आप लोगों ने कभी एक चैप्टर और पढ़ा था, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, वो कहां पे आती है पिक्चर में? वो पिक्चर में कहां आई? आपने कहा जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी, ये पिक्चर में कहां आती है? कहां पे बेटा, कहां पे? देख लो, अभी से भेदभाव शुरू हो गया, समझेंगे दोस्तों। बट यू राइट मेरे बच्चे, सब्सिडरी बुक जर्नल फेज का पार्ट होती है, रिकॉर्डिंग फेज का। कैसे होती है, जब आएंगे तब देख लेंगे। पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा, देयर आर सम थिंग्स व्हिच मे नॉट हैव बीन टाइड एंड टू एंड। जब आप लोगों ने पहली बार ये चीज पढ़ी, तब शायद आपको उसका एंड टू एंड लिंक नहीं पता था। अब वो टाइम है जहां आप 2 साल अकाउंटिंग में लगा के आए हैं दोस्तों। यू हैव सम बेस, हम उस बेस पे अब इस फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और सारे लोग एक जैसी बात करेंगे जब आप ये पूरी चीजें पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों, इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आप लोगों का फेवरेट चैप्टर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ, ईमानदारी से, कितने लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से डर लगता है? ईमानदारी से बोलना, घबराना नहीं, उससे क्या हो जाएगा? अरे सब नहीं हाथ खड़े करके। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक बच्चे, अच्छा वो कह रहा है मैं भी कर दूं क्या? हाँ, नहीं लगता तो अच्छी बात है, नहीं लगता। कह रहा मुझे याद ही नहीं, पता ही नहीं, ऐसा पढ़ा भी था कभी। हाँ बेटा, क्या सही में डर लगता है? भरोसा रखिएगा दोस्तों, ये डर जो है ना, ये डर बाकी अकाउंटिंग प्रोसेस में जो कुछ चीजें नहीं पता एंड टू एंड, उसका डर है। एक बार आप पूरा प्रोसेस देख लेंगे, उसके बाद रेक्टिफिकेशन डराएगा नहीं, बल्कि आपको यह समझाएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग फील्ड का डॉक्टर कहा जाता है। वी आर नोन एज द डॉक्टर ऑफ अकाउंटिंग फील्ड। जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, बीमारी का इलाज करना, हम अकाउंटिंग की बीमारी का इलाज करते हैं। अकाउंटिंग की बीमारी है वो एरर्स, हम उसका इलाज करते हैं, विच इज रेक्टिफिकेशन। तो अब आप बता दीजिए, अगर डॉक्टर ये बात कह दे कि नहीं मुझे बीमारी से डर लगता है, तो क्या काम चलेगा? नहीं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत आसान है दोस्तों, बिलीव मी, बहुत आसान है। बस फर्क क्या है दोस्तों, अब आपने कोविड भी देख लिया, तो क्या आपको समझ आती है कि बीमारियां नई नई आ जाती है, और बीमारियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है? बस क्या, लेकिन क्या फिर भी हर बीमारी का इलाज हो सकता है दोस्तों? मेडिकल फील्ड में स्टिल देयर मे बी सम प्रॉब्लम, सम डिजीजेस जिसका इलाज ना हो। हमारी फील्ड में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझेंगे, जब टाइम आएगा तो बात करेंगे। लेकिन उसके लिए याद रखिएगा, जो ऊपर की 2 चीजें हैं ना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और बाकी अकाउंटिंग प्रोसेस, अगर वो चीजें आती होंगी तो रेक्टिफिकेशन वुड बी अ केक वॉक, ठीक है दोस्तों। वंस वी आर थ्रू विद दिस, देन विल मूव टू एक और मजेदार चैप्टर आपका, बीआरएस। ये पढ़ा था दोस्तों। जैसे ही बीआरएस की बात करता हूं ना, आधे लोगों के हाथ ऐसे हो जाते हैं, ये बड़ा हुआ है, इसको बढ़ा दो। क्या ऐसा कुछ करते थे दोस्तों? हम बिना हाथ हिलाए कोशिश करेंगे बीआरएस समझने की दोस्तों। लेकिन मेरा इस टॉपिक के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा इन द सेंस कि मुझे बहुत एनलाइटमेंट मिली उसके थ्रू, इसलिए बताने जा रहा हूं। जब मैं दोस्तों इंडस्ट्री में काम कर रहा था, यानी जब मैं सीए बनने का जॉब कर रहा था, तो मुझे अपने नीचे एक एंट्री लेवल पे अकाउंटेंट की जरूरत थी। एंट्री लेवल मतलब बेसिक लेवल पे, जो बेसिक काम करेंगे। बिलीव मी दोस्तों, मैंने तकरीबन 30 लोगों के इंटरव्यू लिए, 30 पीपल एक उस पोस्ट के लिए, एंड मैंने सबसे एक ही चीज पूछी, व्हिच वाज बीआरएस, और 30 के 30 लोगों ने सही आंसर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा बताओ बीआरएस बना ली, अब क्या करना है, नोबडी हैड अ क्लू कि बीआरएस बनाने के बाद करना क्या है। अरे पेपर थोड़ा ना बना के फाइलों में लगाने हैं, तो बना क्यों रहे हो? अगर यही नहीं पता तो फिर क्या कर रहे हो? एंड आई रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम। देखा भाई, जिसको आगे की चीजें नहीं पता, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा। मैंने एक साइंस ग्रेजुएट को सिलेक्ट किया था दोस्तों। एक साइंस ग्रेजुएट मेरे पास आया कि मैं अकाउंट्स में जॉब करना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे जॉब देंगे? आई आस्क्ड हिम, क्या काम सीखने को तैयार हो? ही सेड हां सर, काम सिखा मैं दूंगा, सिखाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये कह रहा है बस बीआरएस बना दी फाइल में लगा दो, तो उसको सीखना ही नहीं चाह रहा कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है। आप लोग को देखना है दोस्तों
कि हम डीआरएस बनाते क्यों हैं, उसको बनाने के बाद क्या करना है। अगर वो बात सीख ली तो बस काम हो गया दोस्तों। डीआरएस एंड टू एंड सीखेंगे दोस्तों, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री दोस्तों। आज तक इन्वेंट्री हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक की तरह थी, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एक एडजस्टमेंट में आती थी। यस और नो? क्या आपको पता है ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आता है क्लोजिंग स्टॉक? एनीवन? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर ही क्यों आता है? नहीं, बट ट्रायल के बाहर क्यों आता है? जैसे जैसे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, वो अगले साल के लिए ओपनिंग बनेगा, लेकिन डेटर्स तो ट्रायल के अंदर आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर क्यों आता है? ओके, विल कम बैक टू जब पहुंचेंगे उस टाइम, उस स्टेज पर। लेकिन क्या दिमाग में ऐसा कभी सोच आती है दोस्तों कि हर क्वेश्चन में ट्रायल के बाहर क्यों दिया होता है? वैसे कुछ क्वेश्चन शायद आपने ऐसे भी किए हो कि ट्रायल के अंदर भी दिया हो, लेकिन नॉर्मली ट्रायल के बाहर। ऐसा क्यों होता है? और हमें हमेशा दिया होता है स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए। ये 1 लाख की वैल्यू कैसे निकाली गई? इसमें क्या क्या गया? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाया आप लोगों ने। ट्रेडिंग और पीएनएल हम क्यों सेग्रीगेट करते हैं? Why do we segregate कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा? हमें कहा गया कि अगर फैक्ट्री के खर्चे हैं उठा के डाल दो ट्रेडिंग में, और ऑफिस के खर्चे हैं तो डाल दो पीएनएल में। क्या ऐसा सुना आप सबने दोस्तों? एवरीवन? लेकिन ऐसा क्यों है? Why is this happening? जब आप उस बातों का आंसर दे लेंगे तो आप इस फील्ड के मास्टर बनेंगे दोस्तों। ये सारी बातें हमें सीखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो इसीलिए इन्वेंट्रीज पे चैप्टर पढ़ेंगे। इन्वेंट्रीज में क्या आता है, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे होती है, और ये बात भी समझेंगे कि इन्वेंट्री स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाद यूजुअली क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या ये भी पहले कभी पढ़ा हुआ है दोस्तों? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़े डेप्रिसिएशन के? स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी। हम यहां और भी मेथड्स पढ़ेंगे, तो सिर्फ 2 मेथड नहीं होते, 2 आप लोगों ने पढ़े हैं स्कूल डेज पर, और भी मेथड होते हैं, वो भी सीखेंगे। क्या अकाउंटिंग करते हुए कभी आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की चीज करी दोस्तों? करा। क्या कभी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी किया? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट? नहीं। कभी नाम सुना? शायद बच्चा कह रहा है हाँ, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं। कोई बात नहीं, ये सब बातें अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या होती है, की बातें हम सीखेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, फिर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे बिल्स फॉर एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है दोस्तों। हाँ, जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए डीआर, जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए डीपी, ऐसी बातें कहीं पढ़ी थी दोस्तों। और बिल्स की अकाउंटिंग भी सीखी है, हम इनके बारे में विस्तार में बात करेंगे। देन वी विल मूव टू अ न्यू चैप्टर ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अभी सिर्फ नाम पढ़ के छोड़ देते हैं, बाकी जब टाइम आएगा तब डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा फाउंडेशन स्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट नया चैप्टर, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये 4 टॉपिक आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं दोस्तों, नहीं पढ़ेंगे यहां पे, राइट। इसके बाद आप लोगों का एक सबसे फेवरेट चैप्टर, एक्चुअली में फेवरेट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस दिया हो, एडजस्टमेंट्स दी हो, क्या फाइनल अकाउंट बनाए हैं आप सबने? क्या बना भी लेते थे दोस्तों, टैली भी हो जाते थे, बस ये वही चैप्टर है दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने कहा एंड टू एंड वाली साइकिल है दोस्तों, तो मैं प्रोसेस से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक की पूरी चीजें यहां लिंक कराऊंगा कि ऐसे कहां से कहां चीजें फ्लो करती हैं। फिर देखेंगे कि ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या क्या जाता है, उसका लॉजिक क्या आपको समझ आता है, और क्या इनके अलावा भी कुछ और भी होते हैं अकाउंट्स, वो बातें भी समझेंगे दोस्तों। देन विल मूव टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। एवरीवन, स्कूल डेज में पार्टनरशिप पढ़ा आप लोगों ने? क्या क्या पढ़ा पार्टनरशिप के अंदर दोस्तों? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और आप लोगों ने रेजोल्यूशन भी पढ़ा है? हाँ, अरे वाह। फंडामेंटल्स भी पढ़े? हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट्स, ये सब बातें पढ़ी है दोस्तों। हम लोग भी यहाँ पे वही सब पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर चेंज, ये सब पढ़ेंगे। डेसोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम यहां नहीं पढ़ेंगे। ऐसा समझ लीजिए जितना डेसोल्यूशन आप पढ़ के आए हैं वो एक्चुअल डेसोल्यूशन का सिर्फ 10% है। डेसोल्यूशन कैन बी दैट मच वास्ट, और इसीलिए वो टॉपिक डाला गया है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। वो वास्ट डेसोल्यूशन, वास्ट इतना मुश्किल वाला नहीं, आसानी था चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा था, हम उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करते हुए सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे। तो यहां पर आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स,
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, टीएसआर चेंज, ये सब। गुडविल, गुडविल कैसे भूल जाए, पार्टनरशिप में तो स्टार्टिंग से एंड तक एक ही चीज घूमती थी, विच वाज गुडविल। गुडविल के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और एक नई चीज यहां जोड़ देंगे विच इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP। ये क्या मिला है, जब टाइम आएगा तब बात करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वुड बी एंटायरली द सेम थिंग एज जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी NPO भी पढ़ा है? हाँ, पक्का? अरे वाह, तो हम वही चैप्टर यहां भी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनी अकाउंट्स, जरा जल्दी से बता दीजिए, कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? शेयर इशू फॉर रीचर रिडेम्पशन, राइट, और इशू ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन आप लोगों ने रिडेम्पशन और डिवेंचर नहीं पढ़ा, वो कोर्स से काट दिया गया था, राइट ना दोस्तों? बस हमारे कोर्स में भी वही है, इशू फॉर रीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये बेटा। तो यहां शेयर्स और डिवेंचर्स, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स एज पर शेड्यूल 3। क्या आप कभी P&L बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनाई जाती है फॉर्मेट पढ़े हैं आप लोगों ने? हाँ, कोई याद दिलाएगा P&L कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या आता है P&L में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद अदर इनकम्स, कैसा कुछ, टोटल इनकम्स, खर्चों में एक्सपेंसेस में क्या क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेट एंड अमोर्टाइजेशन, अदर कॉस्ट। क्या ऐसा कुछ पढ़ा दोस्तों? अब बच्चे को याद है तो कुछ तो पढ़ा है, शाबाश मेरे बच्चे। बट बाकी लोगों ने पढ़ा है, याद नहीं है उसकी चिंता नहीं है मुझे दोस्तों, बट पढ़ा है एवरीवन। हम यहां पे पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पढ़ा आप लोगों ने? वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एसेट्स, करंट, नॉन करंट, ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी सारी चीजें लिख देते हैं, क्या याद है सबको? पक्का? शाबाश मेरे बच्चे। मैं ये फॉर्मेट कैसे बना है वो भी सिखाऊंगा दोस्तों, कि जब हमें मैक्रो पिक्चर समझ आती है तो उसके अंदर क्या डला है हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए जब टाइम आएगा, जब इस चीज पे पहुंचेंगे, तो इस फॉर्मेट को कैसे बनाया गया है कोशिश करेंगे उसे भी समझने की। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा कोर्स है दोस्तों, दैट्स इट। अब ये बताएं दोस्तों, जरा देखो और मुझे बताओ, इस स्लाइड पे जो सामने दिख रहा है, क्या मेजॉरिटी चीजें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, 11th या 12th में? कंपनी पूरा पढ़ा हुआ है, NPO पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, LLP नाम सुना है कभी? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम सुना है। यहां पे उसका थ्योरी है दोस्तों, हम थ्योरी पढ़ेंगे। हालांकि आप लॉ के अंदर, इसी कोर्स में लॉ के अंदर LLP एक्ट पढ़ोगे पूरा, तो इसीलिए अकाउंट्स में मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसके बारे में पूरा एक्ट पढ़ेंगे लॉ के अंदर। ठीक है दोस्तों, बट ऊपर सबसे ऊपर फाइनल अकाउंट्स राइटर। तो क्या ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है दोस्तों? अच्छा, यहां पे आ जाओ, लीव असाइड द अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, उसमें भी पहली चीज वो तो पढ़ी हुई है। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री नहीं पढ़ा आप लोगों ने, DRS पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है। तो कैन आई से द मेजॉरिटी पार्ट यू ऑलरेडी स्टडीड। तो फिर कोर्स मुश्किल कैसे हो सकता है दोस्तों? कैसे? क्या आपको 11th 12th में अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगती थी सबको? ईमानदारी से बोलो दोस्तों। हाँ, बच्चा कह रहे हाँ लगती थी थोड़ी बहुत, हाँ, बट क्या बाकी सबको भी अकाउंट बहुत मुश्किल लगती थी? थोड़ी। बिलीव मी दोस्तों, जब सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई है तो ये कोर्स मुश्किल नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, राइट? मैंने आज तक जितने बैच पढ़ाए हैं दोस्तों, मेरे हर बैच में, ऑलमोस्ट हर बैच में एक आध बच्चा साइंस बैकग्राउंड का रहा है, जिसे कॉमर्स नहीं पता था, इसको अकाउंट्स का ABC भी नहीं पता था। ठीक है, तो इसीलिए आई ऑलवेज टीच इन अ मैनर जहां जैसे आप लोग फ्रेश आए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आई लीवरेज ऑन अगर बच्चों को पहले से कुछ चीजें पता है, लेकिन सिखाऊंगा वैसे ही स्टेप बाय स्टेप। मैं डेबिट क्रेडिट भी सिखाऊंगा, पक्का सिखाऊंगा। ठीक है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, किस किस को एंट्री पास करते हुए डर लगता है? क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, क्या डर लगता है कभी? घबराना नहीं दोस्तों, हम यहां सब सीखेंगे। ठीक है, वैसे कोई याद करके बता सकता है कौन कौन सी अप्रोच पड़ी थी आपने अकाउंटिंग करने की, डेबिट क्रेडिट की? एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच। आप कौन सी अप्रोच से अकाउंटिंग करते हैं? क्या कोई है जो अकाउंटिंग करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसी वाली चीजें? हाँ या ना? मैं बता रहा हूं दोस्तों, बिलीव मी, हम लोगों के दिमाग में सारी अप्रोच मिक्स चलती है, हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए। अगर अकाउंटिंग में हम इन अप्रोचेस को सेग्रीगेट कर लें, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, मेरी गारंटी है दोस्तों।
मैं अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट 10 मिनट में सिखा दूंगा, 10 मिनट, लेकिन उसके लिए जो होमवर्क करना है वो ज्यादा टाइम का है, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क करना है वो ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन डेबिट क्रेडिट मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों को लगता है कि डेबिट क्रेडिट ही अकाउंटिंग है। प्लीज बिलीव मी, अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट से बहुत आगे की चीज है। डेबिट क्रेडिट तो वो रूप है जो हमारी किताबों में दिखाई देता है, बट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो वो डेबिट क्रेडिट भी कोशिश करेंगे, वापस रिविजिट करेंगे, लेकिन वो इशू नहीं है दोस्तों। उससे पहले वाला जो एरिया है, अगर आपने वो एड्रेस किया तो डेबिट क्रेडिट 10 मिनट का खेल है, मेरी गारंटी है। आपके रजिस्टर्स का जो आखिरी पेज है ना दोस्तों, उस पेज पे इतने से एरिया में वो अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट समा जाएंगे, इतने से एरिया में। तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं मुश्किल। ठीक है दोस्तों, मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके रजिस्टर्स के आखिरी पेज पे इतने सा कुछ चीज लिखा होता हूं मैं, बस इतने से पेज में वो डेबिट क्रेडिट समा जाता है। वो मुश्किल नहीं है दोस्तों, जो असली खेल है दैट इज कुछ और चीज। अगर आप वो समझ जाए तो अकाउंटिंग अपने हाथ में आ जाए, और अगर आप उस बेस पे काम करेंगे मेरे साथ साथ, तो मेरा एश्योरेंस है दोस्तों, अगर वो डर दूर ना हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस चीज के लिए। ठीक है जी, सिलेबस का भी इंट्रो हो गया, आप लोगों का भी हो गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं दोस्तों। माय नेम इज अमित अरोड़ा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने सीए क्वालिफाई किया था 2007 में, 2007 नवंबर में मैंने एग्जाम्स क्लियर किए थे, और 2008 में मैं फाइनली सीए बना था। मतलब एग्जाम्स क्लियर करना, सीए बनने का मतलब है अभी आर्टिकलशिप, आपको पता है आर्टिकलशिप क्या होती है? आपको सीए के अंदर काम करना होता है, तो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। मेरी 2.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद मैंने एग्जाम्स दिए थे और मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे, तो अभी कुछ टाइम की आर्टिकलशिप बची थी। तो मेरा अप्रैल एंड में जाके, अप्रैल 2008 में जाके मेरा सीए फाइनली आर्टिकलशिप खत्म हुई थी। मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है फ्रॉम केपीएमजी। अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो दोस्तों, सीए में बिग 4 सीए फर्म्स का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड। बिग 4 का मतलब है कि ये टॉप सीए 4 सीए फर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती हैं, जिनमें एक है अर्नस्ट एंड यंग, ईएनवाई कहते हैं हम, पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, एक है डिलॉयट्स, और एक चौथी है केपीएमजी। आई वाज लकी एनफ टू गेट इनटू केपीएमजी। मैंने अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी में करी, तो अच्छा काम सीखा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। और सीए बनने के बाद मैंने कुछ साल एक इंडिया की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी नहीं, आशीर्वाद आटा, बिंगो चिप्स, क्लासमेट की नोटबुक्स, आपने से बहुत लोग, हाँ वही कंपनी आईटीसी वाली, वही वाली बेटा। राइट, मेरे को लगा बच्चा फटाफट बताएगा सर वो सिगरेट बनाती है। हाँ, आईटीसी कंपनी मेनली सिगरेट बनाती है, लेकिन आईटीसी बहुत सारी और चीजें भी बनाती है। जैसे आप में से शायद बहुत लोग क्लासमेट के नोटबुक यूज कर रहे होंगे दोस्तों, ये क्लासमेट का रजिस्टर आईटीसी का है, ये ब्रांड आईटीसी का है। आशीर्वाद आटा बहुतों के घरों पे आता होगा, वो आशीर्वाद आटा भी आईटीसी का है। बिंगो चिप्स आईटीसी है, yippee नूडल्स आईटीसी है दोस्तों, सन फीस्ट वगैरह। ठीक है, अच्छा बस अब अपनी काम की हुई कंपनी की ज्यादा मार्केटिंग नहीं करूंगा, वापस लाते हैं। मैंने भी अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल से करी है बेटा, इसलिए मैंने आपसे पूछा कहां से, बट मैं दूसरी ब्रांच से था। एंड देन फाइनली स्कूलिंग के बाद आई वेंट टू कॉलेज कॉल्ड एसआरसीसी, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो दोस्तों। मैं हाँ, रिजल्ट 12th में शायद ठीक आ गया था, तो एसआरसीसी में पहुंच गया था, और एसआरसीसी के बाद केपीएमजी, एंड देन सीए बनने के बाद आईटीसी, और कुछ साल नौकरी करने के बाद, तकरीबन 5.5-6 साल नौकरी करने के बाद, देन आई स्टार्टेड विद माय करियर ऑफ टीचिंग, प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, एवरीवन कर ले अब स्टार्ट। तो जय माता दी बोलते हुए अपने इस कोर्स की शुरुआत करते हैं एवरीवन। जय माता दी। हाँ दोस्तों, ये लीजिए। तो दोस्तों, जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया उसमें एग्जामिनेशन में वेटेज क्या है, अगर वो भी देखें तो बेटा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तकरीबन पेपर में 5 से 10 नंबर का आता है, राइट। जो अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंटरीज और डेप्रिसिएशन का पार्ट है, वो तकरीबन 25 से 30 नंबर का आता है दोस्तों। बहुत होते हैं 25-30 नंबर दोस्तों। जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस है वो 15 से 20 नंबर की आती है, इसमें नॉर्मली कंसाइनमेंट का क्वेश्चन होता ही होता है 10 नंबर का। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एनपीओ मिला के 30 से 40 नंबर, नॉर्मली 40 नंबर के आसपास आ जाता है। और उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स 10 से 15 नंबर का आता है, नॉर्मली 15 नंबर के आसपास दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेटेज है आपके कोर्स की। ओके दोस्तों, सो चलिए दोस्तों, श्री गणेश करने जा रहे हैं, फाइनली घुस रहे हैं आपकी पहली चीज के अंदर। थ्योरेटिकल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी बेस से, राइट।
और थ्योरी बेस की शुरुआत वहीं से करूंगा जो हां से 11th की करी थी। तो जल्दी से बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग, एनीवन जो डिफाइन करना चाहेंगे अकाउंटिंग क्या है, हाथ खड़ा करके। जो आता है, जो याद है, व्हाट इज अकाउंटिंग? यस बेटा, जो भी याद है, कोई बात नहीं। हाँ जी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। क्या ऐसी कुछ चीजें पढ़ी थी दोस्तों? हाँ बेटा कुछ ऐड कर रहा था, यस यही सब, नहीं घबराना नहीं है। अच्छा यही सब कुछ था पीछे दोस्तों, क्या ऐसा कुछ कभी पढ़ा था? कभी आप लोगों ने शायद ऐसा भी पढ़ा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आर्ट वर्ड। और फिर थोड़ी देर के बाद जब ये समझ लिया था तो फिर कहा गया था अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल। क्या ऐसा बोला गया था दोस्तों? और फिर हम दुविधा में थे, आर्ट है या साइंस है? फिर कहते थे ना पूरी आर्ट है ना पूरी साइंस है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इनएग्जैक्ट साइंस है। क्या ऐसी बातें बोलते थे? मैंने कहा इस मुद्दे को ही हटाओ, इसकी बात भी कर लेंगे, आर्ट है या साइंस है। पहले जो बच्चे ने कहा अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रुकिएगा दोस्तों, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं, इट्स अ कोलेशन ऑफ सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करके एक प्रोसेस फॉलो होता है। अच्छा लड़कों से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, क्या घर पे कभी चाय बनाई है दोस्तों? एनीवन? हाँ शाबाश मेरे बच्चे, आई फील प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मेरी बीवी तो काम करवा लेती है मुझसे, तो अच्छी बात है, आना चाहिए दोस्तों। इसका कोई अब आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में हम जेंडर बायस होकर ये बातें नहीं कर सकते, ये काम तो लड़कियों का है, कतई नहीं बेटा। तो बिल्कुल आना चाहिए, शाबाश मेरे बच्चे, तेरी शादी के बाद लाइफ बड़ी सुखी होगी। अच्छा अब आ जाओ, ओके एवरीवन। हाँ दोस्तों, सो चाय बनाने में बेटा क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है? कह रहा था पूरी रेसिपी पूछ लोगे? हाँ क्या क्या स्टेप्स? पहले गैस चलाते हैं, शाबाश, पैन रखते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी, दूध, आई शाबाश, एक और है, हाँ दूध डालते हैं, उबाला और बन गई, ऐसा ही होता है। बट क्या देयर इज अ प्रोसेस टू इट, देयर आर कंटिन्यूअस स्टेप्स टू इट। अकाउंटिंग भी वैसा ही प्रोसेस है, चाय बनाने वाला नहीं, अकाउंटिंग भी प्रोसेस है जिसमें देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व, इसीलिए वर्ड लिखा अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अब क्या क्या किया जाता है उसी ऑर्डर में, सबसे पहले इट इज अ प्रोसेस ऑफ, पहला स्टेप रिकॉर्डिंग। बच्चे आपने ही कहा था कहां से शुरुआत होती है अकाउंटिंग की? सबसे पहले जर्नल में हम काम करते हैं, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। उसके बाद जर्नल के बाद कहां जाता है? उसे कहते हैं क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग किसको? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। क्या ऐसी डेफिनेशन कभी पढ़ी है दोस्तों? लेकिन जब ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना दोस्तों, तब आपको अकाउंटिंग का एबीसी भी नहीं पता था। जब आपको पहली बार ये डेफिनेशन पढ़ाई गई थी तब आप ये डेफिनेशन पे घुसे थे दोस्तों, तब आपको थोड़ा ना पता था रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफाइंग क्या होती है, समराइजिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल नेचर क्या होता है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेट, ये सब बातें नहीं पता थी दोस्तों। लेकिन अब 2 साल अकाउंटिंग में लगाने के बाद आप हर एक शब्द का मतलब समझ सकते हैं। इसीलिए लेट्स फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। सबसे पहले हमने शुरुआत करी, सॉरी एसी बंद करो, ठंड लग रही है, ओके। चलिए बेटा, सो एवरीवन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। सबसे पहला वर्ड लिखा मैंने, प्रोसेस। प्रोसेस मींस देयर आर सम स्टेप्स दैट यू फॉलो एंड द फर्स्ट स्टेप इन द एंटायर जर्नी इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, राइट? रिकॉर्डिंग कहां की जाती है दोस्तों? जर्नल्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर। तो जर्नल एंट्री आप पास करते हैं या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, राइट? वो सब्सिडरी बुक छोड़ते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल्स में। फिर जर्नल के बाद कहां जाता है दोस्तों? लेजर में। कोई बता सकता है दोस्तों जर्नल और लेजर में क्या फर्क है? अकाउंट्स क्लासिफाई, सॉरी बेटा कुछ बोलना चाहता है? बोल बोल बोल, बिना बोल रहा है। अच्छा वही, ओके एवरीवन। दोस्तों मुझे बताइए, राम को गुड्स सेल किए, क्या ये एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करोगे? राइट एवरीवन। श्याम से गुड्स परचेज किए, क्या ये भी जर्नल में रिकॉर्ड करोगे?
मोहन से फिक्स एसेट खरीदा, क्या वो भी यहां रिकॉर्ड करोगे? अपने एम्प्लॉय से सैलरी पे करी, क्या वो भी जर्नल में रिकॉर्ड होगी? यस और नो? सैलरी पे करोगे तो एंट्री पास करेगा मेरे बच्चे, होगी, जर्नल में रिकॉर्ड होगी। तो जर्नल इज अ धोबी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। धोबी लिस्ट का मतलब एक के बाद एक जो जो ट्रांजैक्शंस होगी हम वो रिकॉर्ड करते चलेंगे। वहां पर हम ये नहीं सोचते कि वो कैश वाली एंट्री है या नॉन कैश वाली है, खर्चा है या एसेट है या रेवेन्यू है या स्टॉक है, हम वो नहीं, सब कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हैं, सब चीजें। तो इट्स अ धोबी लिस्ट, जो आती जाएगी हम करते जाएंगे। अब अगर कोई पूछे इसमें से बताओ पूरे साल में सेल कितनी करी, तो कैसे निकालोगे? हाँ, कहां से? लेजर अकाउंट से, राइट। अगर आपको कोई बोले कि जर्नल से निकाल दो सेल्स कितनी हुई, तो जरा सोच के देखो दोस्तों, एक कंपनी की साल भर में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आप कंपनी जैसे रिलायंस उठा लो, रिलायंस की ट्रांजैक्शन अगर आप देखने बैठ जाओ तो आप खो जाओगे दोस्तों, इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर उसमें कोई कहते जर्नल में ढूंढ दो तो तौबा। इसीलिए हम जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद फिर ट्रांजैक्शंस को लेजर्स में क्लासिफाई करते हैं। सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम बकेट्स बना देते हैं, जिसको कहते हैं लेजर अकाउंट्स। अकाउंट, सो सेल का अकाउंट होगा, परचेज का अकाउंट होगा, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। और किसी भी चीज का आपको बैलेंस देखना है, क्या वहां से देख सकते हो? तो अपनी आसानी के लिए हम बनाते हैं रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन फेज, रिकॉर्डिंग करी जर्नल्स में और उसके बाद करा लेजर क्लासिफिकेशन। क्या सबको बात समझ आती है? पक्का एवरीवन? फिर लेजर के बाद कहां? ट्रायल बैलेंस। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने साल में 12 बार सैलरी पे करी, 10-10 हजार रुपए, पूरे साल की सैलरी कितनी? 1,20,000। ट्रायल बैलेंस में आपको एक आइटम दिखाई देगी सैलरी, सैलरी अकाउंट, और आगे लिखा होगा 1 लाख। क्या वो पूरे साल की ट्रांजैक्शन को समराइज कर रहा है दोस्तों? यस और नो? सेल्स दिखाई देगी पूरे साल का टोटल, परचेज दिखाई देगी पूरे साल का टोटल, राम अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, पूरा सब कुछ समरी। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ समरी थिंग्स। अब फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, पीएनएल। क्या पीएनएल भी पूरे साल का समरी दिखाता है दोस्तों? पूरे साल इतनी सेल करी, पूरे साल इतने खर्चे हुए, ये प्रॉफिट आ गया, क्या समरी दिखा रहा है दोस्तों पीएनएल अकाउंट? एवरीवन, बैलेंस शीट भी क्या दिखा रही है? आज के दिन हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, समरी दिखा रही है फाइनेंशियल पोजीशन की। इसीलिए दोस्तों ये जो तीसरा स्टेप लिखा है समराइजिंग, इसके अंदर आता है ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट के सब कुछ। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है दोस्तों समराइज इस तरह से करें कि हमने पूरे साल की ट्रांजैक्शन को ग्रुप टुगेदर कर दिया, राइट दोस्तों? आप भी जब बैलेंस शीट बनाते हैं जरा याद करके देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट खासकर क्या दिखाया आपने कंपनी की बैलेंस शीट में? फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या आपने समराइज कर दिया उसे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो बहुत तरह की बोरोइंग्स होंगी, डिबेंचर्स है, लोन्स है, आपने उसे समराइज कर दिया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ऐसा मैनर जिससे इंफॉर्मेशन भी मिले और चीज समराइज भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, किसको करना है ऐसा? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब ये क्या बलाए हैं, अभी छोड़ते हैं, थोड़ी देर में वापस लेके आऊंगा। पहले बाकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इन दो वर्ड्स पे अलग फोकस करूंगा, क्योंकि नॉर्मली हम इन दो वर्ड्स पे फोकस नहीं करते आए हैं दोस्तों। नॉर्मली हम कभी भेदभाव नहीं करते, ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है, हम चलेंगे इसके ऊपर। तो अभी इसको साइड करते हैं। आगे कुछ लिखा है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ। क्या कभी अकाउंटिंग पढ़ते हुए ऐसा कहा दोस्तों कि सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स रिकॉर्ड होती है, नॉन मॉनेटरी रिकॉर्ड नहीं होती? एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, ये एग्जांपल लाइटर नोट पे, फिर थोड़ा सीरियस नोट पे लेके आएंगे। दोस्तों मान लो एक ऑफिस में प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर की आपस में नहीं बनती, लड़ाई है। क्या इस लड़ाई से कंपनी को नुकसान हो रहा है? होगा दोस्तों, बिजनेस ऑपरेशंस पे इंपैक्ट होगा। लेकिन क्या हम इस लड़ाई को रिकॉर्ड करें अकाउंटिंग में? नहीं। चलो दोनों की हाथापाई हो गई, एक ने लगाया पंच लेफ्ट गाल पे, दूसरे ने राइट गाल पे, रिकॉर्ड करूं? क्यों नहीं? नॉन मॉनेटरी है, नॉन फाइनेंशियल है। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक पंच लगाया, सेल्स मैनेजर का दांत बाहर आ गया, अब लगाऊं, अब रिकॉर्ड करूं? इसका पंच तो उसका दांत, डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं।
अब दोस्तों उसका जिसका दांत टूटा है उसे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुई उसका बिल कंपनी ने पे किया। अब रिकॉर्ड करूं? अरे बाबा इतनी देर बाद, चलो आ गए हम, ये रिकॉर्ड कर दूं। क्यों मेरे बच्चे? नाउ देयर इज अ फाइनेंशियल कॉन्टेशन इन्वॉल्व, देयर इज अ मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व। कंपनी ने जो पेमेंट करी है हम एंट्री पास कर देते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, या मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी कैसा करते हैं दोस्तों। अभी तक जब तक लड़ाई चल रही थी, पंचेस मारे जा रहे थे, दांत टूट गया था, तब तक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मॉनेटरी बातें आई रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों। तो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन जिसका कुछ हिस्सा एटलीस्ट फाइनेंशियल हो, वो फाइनेंशियल वाली चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दोस्तों कि पैसे का आदान प्रदान हो, पैसा आना जाना सिर्फ पैसा फाइनेंशियल नहीं होता, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है वो आप चीज को रिकॉर्ड करते हैं, मनी की टर्म से मेजरेबल है वो आप रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको थोड़ा सीरियस नोट पे ले आते हैं, दांत टूटने वाली बातों से आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप लोग सीए बन गए और मान लीजिए आपके पास 2 कंपनी से ऑफर है, यू हैव ऑफर फ्रॉम 2 कंपनीज। एक कंपनी का नाम है इन्फोसिस, क्या नाम सुना आप लोगों ने? दूसरी कंपनी एक लाला कंपनी है। लाला कंपनी मतलब नॉट रिनोन्ड कंपनी, लाला जी रन कर रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, ठीक है दोस्तों। इन्फोसिस आपको पैकेज दे रही है 12 लाख रुपए का और लाला कंपनी पैकेज दे रही है 13 लाख रुपए का। कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? अरे पक्का सोच लो, बाद में तो पैसा ही मोटिवेटिंग होता है, बट 1 लाख की तो है, बट 12 लाख रुपए इन्फोसिस पक्का मेरे बच्चे। क्यों बोला बेटा ऐसा? सॉरी, रेप्यूटेड कंपनी है। किस चीज की रेपुटेशन है बेटा? अच्छी गुडविल है मार्केट में, अच्छे यू नो इन्फोसिस के बारे में कुछ बातें। शाबाश मेरे बच्चे, तो आपको जॉब सिक्योरिटी रहेगी वहां पे कि कंपनी तो कहीं नहीं जाने वाली और ग्रोइंग कंपनी है तो ग्रोथ भी मिल जाएगी, ऐसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और इन्फोसिस के बारे में फेमस है, जैसे मान लो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, अच्छी रेपुटेशन, एम्प्लॉय फ्रेंडली, अच्छा एनवायरमेंट, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, तो इन सब चक्करों में आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहोगे। अब जरा सोच के देखो, क्या इन्फोसिस कंपनी की वैल्यू, ये उसकी गुडविल, ये सब चीजें बढ़ा रही है उसकी वैल्यू? यस और नो? क्या इन्फोसिस की बुक्स में ये सब चीजें आ रही होंगी? गुडविल कितनी या एम्प्लॉय लॉयल्टी कितनी, ऐसी चीजें? पक्का क्यों नहीं? बस वही बात हम लिख रहे हैं दोस्तों। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड, क्योंकि आप इसे मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? पक्का एवरीवन? सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। आगे बढ़ा। एंड अकाउंटिंग यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, असली अकाउंटिंग यहां शुरू होती है। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू दी एनालाइजिंग, ये क्या है? एनीवन? एनालाइज करना, ओके। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग, अगला जो लिखा है पहले देखते हैं कि कैसे क्या इसके अंदर क्या चीज है। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर से निकालने की एक चीज ठीक हो सकती है। ओके दोस्त, मैं आपके सामने सबके सामने कुछ लिखता हूं दोस्तों। अरे कहां गया? ये रहा। चलिए आ जाइए दोस्तों, मुझे बताइएगा दोस्तों, एवरीवन दोस्तों, कंपनी ए लिमिटेड और ये कंपनी बी लिमिटेड, कंपनी ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए और कंपनी बी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 100 लाख रुपीस। अगर मैं आपको सिर्फ ये डेटा दिखाऊं तो बताओ कौन सी कंपनी बेटर है? बी लिमिटेड। पक्का एवरीवन? ये डेटा देख के तो सबका एक ही जवाब है, बी लिमिटेड इज बेटर। मैं अब यहां कुछ जोड़ देता हूं दोस्तों। ए लिमिटेड ने 20 लाख रुपए की सेल्स करी है और ये प्रॉफिट कमाया है। बी लिमिटेड ने 10,000 लाख रुपए की सेल करी है, फिर ये प्रॉफिट कमाया है। यानी 100 करोड़ की सेल पे 1 करोड़ का प्रॉफिट। और ए लिमिटेड ने
20 लाख की सेल पे 10 लाख का प्रॉफिट। विच वन इज बेटर? उड़ी बाबा, कैसे दल बदल जाते हो यार, तुम तो बिल्कुल पॉलिटिशियंस की तरह हो। आज बीजेपी, कल कांग्रेस, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे बी लिमिटेड, अब कह रहे हो ए लिमिटेड। कैसे सर? ये यहां पर 50% प्रॉफिट कमाती है और ये सिर्फ, पक्का? हाँ दोस्तों, रुक जाइए दोस्तों, आपने एक नजरिया देखा, एक एंगल क्या है कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज है सेल्स का, लेकिन एक नजरिया ये भी है दोस्तों कि बी लिमिटेड के पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ 20 लाख की सेल करती है, बी लिमिटेड 100 करोड़ की सेल करती है, तो मार्केट शेयर कहां ज्यादा है? तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो बी लिमिटेड इज बेटर, यस और नो? लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखा जाए तो ए लिमिटेड इज फार अहेड ऑफ बी लिमिटेड। अगर ए लिमिटेड की सेल्स थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए तो उसका प्रॉफिट 50% के हिसाब से आगे बढ़ेगा, होगा दोस्तों, एवरीवन। तो क्या देखने का नजरिया है दोस्तों? हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम चीजों को सिर्फ फिगर्स की टर्म्स में नहीं देखते कि फिगर देख ली 10 लाख रुपए और ये 100 लाख रुपए, ऐसे नहीं देखते दोस्तों। हम चीजों को रिलेट करके देखते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी किया, विच इज रेशियो निकाली आपने। क्या आपने एनपी रेशियो निकाली दोस्तों, नेट प्रॉफिट रेशियो, और रेशियो एनालिसिस नाम था चैप्टर का, राइट? 12th में 2 बुक्स थी दोस्तों, एक से 3 थी, एक छोटी बुक थी दोस्तों जिसका टाइटल था, हाँ नहीं अच्छा मेरे को कलर याद नहीं है दोस्त, लेकिन एक बुक थी जहां पे आपने कॉमन साइज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऐसी चीजें पढ़ी थी। उस बुक का टाइटल याद है क्या था? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ऐसा टाइटल था दोस्तों? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस कर रहे थे आप, हम भी दोस्तों एनालिसिस की बात कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों फिगर्स को, एक फिगर को दूसरी फिगर से रिलेट करके देखना, यानी बैलेंस शीट की फिगर को पीएनएल की फिगर से रिलेट करके देखना, बैलेंस शीट की फिगर को दूसरी बैलेंस शीट की फिगर से रिलेट करके देखना, अब एक फिगर को पिछले साल की फिगर से कंपेयर करके देखना। याद करके बताओ दोस्तों, क्या करंट रेशियो निकालते थे? कैसे निकालते थे? आप बैलेंस शीट की 2 चीजों को कंपेयर कर रहे थे, सीए अपॉन, इनका आपस का रिलेशन देख रहे थे। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट बैलेंस शीट, इक्विटी बैलेंस शीट कंपेयर करके देख रहे थे। जीपी रेशियो, जीपी अपॉन नेट सेल्स या जीपी अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशंस इनटू 100, क्या दोनों ट्रेडिंग आइटम या पीएनएल आइटम, आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कह लीजिए। हाँ दोस्तों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्या पढ़ा था ये भी? हाँ नाम पढ़ा था? हाँ, जो भी याद आता है बता दो। समथिंग बाय एवरेज इन्वेंटरी, शायद सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, ऐसा कुछ। हाँ चल कोई बात नहीं, अच्छी इतनी बातें तो याद है, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया दोस्तों। बट सीओजीएस इज इट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इट पीएनएल और बैलेंस शीट? कौन सी आइटम है? पीएनएल। एंड डिनोमिनेटर क्या है? एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इज अ बैलेंस शीट आइटम। तो आप बैलेंस शीट की एक आइटम और पीएनएल की एक आइटम को आपस में रिलेट करके देख रहे हो, तो एनालिसिस इसे ही कहते हैं दोस्तों। एक फिगर को सिर्फ इंडिविजुअली नहीं देखना, उसको किसी चीज से रिलेट करके देखना। रिलेशन कुड बी विद पीएनएल टू पीएनएल, पीएनएल टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट, और एक साल की फिगर कंपेयर्ड विद इस पिछले साल की फिगर। जय माता दी। इंटरप्रिटेशन जो अगला चीज है दोस्तों, एनालिसिस वाली बात समझ आती है सबको? इंटरप्रिटेशन इज इंटरप्रेट करना, मतलब निष्कर्ष निकालना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने इन दोनों के ऊपर एनालिसिस किया और फिर फाइनली आप लोगों ने क्या बोला, कौन सी बेटर है? ए लिमिटेड। क्या सोच के आपने कहा? यू इंटरप्रेटेड दैट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स ए लिमिटेड इज बेटर। अगर प्रॉफिट मार्जिन्स देखे जाए तो ए लिमिटेड इज बेटर देन बी लिमिटेड। दैट इज व्हाट यू इंटरप्रेटेड, जो आपने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अकाउंटिंग से हटा के कुछ बात कर रहा हूं। एज अ टीचर मैं आप लोगों के टेस्ट पेपर लूंगा और चेक करूंगा। जब मैं आपका टेस्ट पेपर चेक करूंगा तो मैं ये भी देखूंगा कि बच्चे कहां गलती कर रहे हैं, राइट? कौन सा बच्चा कहां गलती कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहा हूं, राइट? और उसके बाद मैं ये निष्कर्ष ड्रॉ करता हूं कि यार ये बच्चा ना मेहनत कर रहा है, ये बच्चा सीए आराम से क्लियर कर लेगा, या ये बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, इसको आगे दिक्कत आएगी, इसलिए मुझे इसको थोड़ा डंडा चला के भी मेहनत करवानी है। व्हाट एम आई डूइंग? इंटरप्रेटिंग। मैंने आपके पेपर्स एनालाइज किए और उसके बेस पर मैं
आगे की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। वैसे ही दोस्तों हम अकाउंट्स में भी करते हैं, हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे अपने रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सब बताइए, क्या स्टॉक मार्केट के बारे में समझते हो दोस्तों? हाउ डू वी डिसाइड कि कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना? गजब, जब लगाने पैसा लगाने की बारी आई सबके मुंह पे वर्ड्स आ गए, सर हम पास्ट डेटा एनालाइज करते हैं, फिर आप इंटरप्रेट करते हो कि ये कंपनी आगे कैसा करेगी और फिर आप डिसाइड करते हो लगाऊं या। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात सबको समझ आती है? ओके दोस्तों, एंड फाइनली कमिंग बैक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके बैक दोस्तों, सो यहां थे हम दोस्तों, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। यूजर्स पे बाद में आ जाएंगे, पहले कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है दोस्तों? जो अकाउंट्स बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, वो कम्युनिकेट करना। अच्छा पहले ये बताइए, एक बिजनेस में अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सब लोग कहते हैं सीए की, अकाउंटेंट की। नहीं दोस्तों, अकाउंट्स की जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। किसकी? अकाउंट्स की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। जरा सोचिएगा दोस्तों, आप समझते हैं जैसे एक प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन है? प्रोप्राइटर। बिजनेस कौन चला रहा है? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की मैनेजमेंट और बिजनेस की ओनरशिप अलग अलग नहीं होती, यूजुअली नहीं होती। एक ही बंदा ओनर है और वही इंसान बिजनेस चला भी रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप में बिजनेस के ओनर्स कौन है? पार्टनर्स। चला भी कौन रहा है? नॉर्मली पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में भी ओनरशिप और मैनेजमेंट में यूजुअली फर्क नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। होने को हो सकता है बट यूजुअली नहीं होता। लेकिन कंपनी के एंगल से सोचते हैं दोस्तों, कंपनी का ओनर कौन है? कंपनी का ओनर शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर हूं, तो मैं रिलायंस का ओनर हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मुकेश अंबानी जैसा ही हूं। मुकेश अंबानी जी रिलायंस के ओनर है, मैं भी ओनर हूं। उनके पास ज्यादा शेयर है, मेरे पास कम है, बट आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकॉज आई एम द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों मैं तो यहां बैठा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्या रिलायंस चल रही है? कोई चला रहा है? कौन चला रहा है? मैनेजमेंट चला रही है। तो मैंने अपनी कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट अपॉइंट करी है और उस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो मेरे बिजनेस को चलाए और पीरियोडिकली मुझे उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके दे। तो किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ आती है दोस्तों? तो आपने कभी सुना एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम? सुना है दोस्तों? हर नहीं सुना तो कोई चिंता नहीं, लेकिन बोलना होगा कि नहीं सुना सर, मैं बता दूंगा दोस्तों, तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बोलना होगा। ठीक है बेटा, और बिना घबराए बोलना होगा। किससे शर्माना है? यहां पूरी क्लास में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है और मैं कह रहा हूं बेशरम बन के बोलना है तो बोल लो, और किसी से शर्माने की जरूरत नहीं। आपको ये मान लेना है इस क्लास में कोई कुछ नहीं जानता सिवाय मेरे, सिवाय इधर। ठीक है ना? ओके, जब तक ऐसे रहोगे ना दोस्तों तो सीखने के लिए आए, सीखो, सब कुछ सीखो और बोल दो। कंपनी में शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग? साल में कम से कम एक मीटिंग तो करनी होती है, विच इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। उसके अलावा भी मीटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन एक मीटिंग जो करनी ही करनी है स्टैट्यूटरली, दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है दोस्तों, उस एजीएम में कंपनी की मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करती है कि हमने आपकी कंपनी, हमने मतलब मैनेजमेंट ने आपकी कंपनी मतलब शेयर होल्डर्स की कंपनी, ओनर्स की कंपनी को कैसे चलाया, पिछला साल कैसा बीता और आगे क्या सपने देख सकते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल बनाने की? उन्हें प्रेजेंट करने की, मैनेजमेंट, एनालिसिस की, इंटरप्रिटेशन, ये सब मैनेजमेंट करके देगी दोस्तों। समझ आती है बात? अब कम्युनिकेट करने की, सॉरी बेटा सर एक डाउट था, जैसे ना मैंने सुना है कि अगर कोई जैसे आप है वो कंपनी के 50% के ज्यादा शेयर खरीद लेते तो वो मतलब ओनर बन जाता है, एक तरह से कंपनी का, तो कंपनी आपके। हाँ हाँ बोलिए बेटा।
मैंने और मतलब कंपनी है ना जैसे रिलायंस है उसके 50% ज्यादा शेयर खरीदी, तो फिर वो कंपनी है जैसे टाटा जो है ना उनके ओनर है उनकी बजाय हमारी जाती है। ओके बेटा, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, राइट? टीम पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। इसका क्या मतलब हुआ? तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, बट आर दे ओनर्स ऑफ द बिजनेस? यस और नो? तीनों ओनर्स हैं, उनका प्रॉफिट में हिस्सा बराबर है, उनका डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बराबर है। अगर यही पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 हो तो इसका क्या मतलब होगा? क्या वो ओनर नहीं है? ओनर है बराबर, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग बराबर नहीं है, लेकिन ओनर तो है। यस और नो? अगर किसी की ओनरशिप हो से 5:3:2 तो इसका क्या मतलब हुआ? ओनर तो है, पार्टनर्स तो है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग। वैसे ही कंपनी में दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के पास मान लो है 52% शेयर्स, मेरे पास है 0.2% शेयर, तो सब ओनर्स हैं, बस प्रॉफिट में हिस्सेदारी, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी प्रोपोर्शनेटली आपकी वोटिंग के हिसाब से है। अगर आप किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीद लेते हो, आप उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हो, आपका डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी उतनी ज्यादा हो जाती है, राइट? लेकिन ओनर तो वो भी है जिसके पास एक शेयर भी है। शेयर का मतलब ही क्या है? ओनरशिप में शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर का हिंदी वर्ड बोलोगे तो क्या बोलोगे? हिस्सा। किस चीज में? कंपनी की ओनरशिप में। तो एक शेयर भी है तो आप ओनर हैं, ओनरशिप में आपका हिस्सा है, चाहे बहुत कम हो लेकिन एक हिस्सा तो है। क्या ये बात समझ आती है बेटा? जब आप ये बातें सुनते हो ना कि 50% ज्यादा कोई खरीद ले, तो इसका मतलब आप मेजॉरिटी ओनर बन गए, मेजॉरिटी ओनर। ठीक है? जैसे कहते हैं ना, हमारे देश में सरकार किसकी बनेगी? मेजॉरिटी जिसके पास वोट सीटें होगी, ऐसा ही होता है। बस यहां पे सरकार सबकी है, बट वोटिंग पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? डिसीजन तो वोटिंग से लिए जाते हैं, राइट? इतनी बात समझ आती है? आगे बढ़ाओ। ओके, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स की बात हम कर रहे थे दोस्तों। कम्युनिकेट करने का मतलब उन्हें बताना कि आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? शेयर होल्डर्स को फोन करके, सर पिछले साल आपकी कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा। तो अगर ऐसा हो तो जरा सोच के देखो, रिलायंस के करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, तो रिलायंस के जो मैनेजमेंट है, रिलायंस के जो अकाउंटेंट्स हैं खासकर, वो क्या काम करते होंगे? एक फोन उठाया, अमित सर आपकी कंपनी ने इस साल ऐसा परफॉर्म किया। दूसरा फोन उठाया, रिया मैडम, रिया, सौम्या, रिया कौन है? सर रिया यहाँ कोई नहीं, सॉरी, दूसरे बैच में थी शायद, सॉरी बेटा। तो सौम्या बेटा, मैंने नामों के मामले में थोड़ा पुअर हूं, नाम मैं भूल जाता हूं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबके याद कर लूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगाता हूं, ठीक है? तो इसलिए बुरा नहीं मानना, याद जरूर हो जाएंगे। दिल के बड़ा क्लोज रखता हूं मैं सबको, इसलिए नाम मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए याद हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे कर दूंगा। अच्छा, सौम्या भी कंपनी की शेयर होल्डर है, तो अकाउंटेंट फोन उठाई कह रहा है, सौम्या मैडम आपकी कंपनी ऐसा फोन करेगा क्या? ऐसे कम्युनिकेट करेगा? नहीं दोस्तों। तो कैसे कम्युनिकेट किया जाता है दोस्तों? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लिस्टेड कंपनी है, आप समझते हैं लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे इंडिया की दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंजेस में और भी स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, बट इनमें अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो हम उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी, राइट दोस्तों? एक कंपनी अगर लिस्टेड होती है तो उसे हर क्वार्टर अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं, हर साल के नहीं, पहले हर 3-3 महीने के बाद, 3-3 महीने क्वार्टरली, हर तिमाही रिजल्ट्स निकालने होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो हर क्वार्टर जब वो रिजल्ट्स निकालते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करें? तो क्या किया जाता है? न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराया जाता है। 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स पे, एक रीजनल, एक ऐसे आपको पब्लिश करना होता है रिजल्ट। आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, मतलब आपने कम्युनिकेट कर दिया। आज के जमाने में, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो इसीलिए आप वेबसाइट पे डाल देते हैं, मेल्स में डाल देते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट होता है दोस्तों, राइट? फोन वोन वाले काम नहीं होते, व्हाट्सएप कर दो, फोन कर दो, ये सब काम नहीं होते हैं। समझ आती है बात दोस्तों? तो दोस्तों अब डेफिनेशन कंक्लूड करते हैं, बीच की कुछ चीजें छोड़ी है, उस पर लेके आऊंगा। बट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner transactions and events which are in part at least of a financial nature, and analyzing, interpreting and communicating the results to the। क्या कुछ बातें समझ आती है यहाँ पे दोस्तों? बीच में क्या चीज हमने अभी डिस्कस नहीं करी? एक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, और आखिरी में यूजर्स। इस पे लेके आऊंगा। रिकॉर्डिंग कहां हो रही है? क्लासिफिकेशन। समरी कहां हो रही है?
सिर्फ ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी? सो ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स और पोजीशन स्टेटमेंट्स। जैसे आप लोगों ने कहा दोस्तों, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, क्या ऐसे ट्रेडिंग और पीएनएल प्रॉफिट दिखाते हैं? यस और नो? तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट्स को कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट क्या दिखाती है? पोजीशन, कि आज के दिन आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी, तो आपकी कितनी लेनदारियां हैं, कितनी देनदारियां हैं। दैट्स व्हाट अ बैलेंस शीट शोज एंड दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज अ पोजीशन स्टेटमेंट। तो समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में भी होती है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी। जय माता दी। बढ़ाऊं आगे? एनालाइजिंग जैसे रेशियो एनालिसिस, और उसके बाद इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना। और अब ले चलते हैं बीच में जो वर्ड्स छोड़े थे, विच वर्ड? आइए दोस्तों समझते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है दोस्तों, हमने ट्रांजैक्ट किया। ट्रांजैक्ट करने का मतलब एनी फाइनेंशियल अकरेंस। फाइनेंशियल अकरेंस का मतलब दोस्तों, पहली बार हमने कहा था हम सिर्फ फाइनेंशियल चीजें रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यहां पे फोकस कर रहे हैं किस चीज पे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी फाइनेंशियल एक्ट, फाइनेंशियल चीजों में कोई भी एक्ट, कोई एक्टिविटी करना, दैट्स कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, सामान खरीदना इज अ ट्रांजैक्शन, सामान बेचना इज अ ट्रांजैक्शन, सैलरी पे करना इज अ, रेंट पे करना इज अ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रिसीव करना इज अ ट्रांजैक्शन, फिक्स एसेट खरीदना इज अ ट्रांजैक्शन। तो कोई भी फाइनेंशियल अकरेंस दैट्स टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, आइए डेफिनेशन देखें। ट्रांजैक्शन मींस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, एन एक्सचेंज, अ ट्रांसफर, अ बिजनेस एंड अग्रीमेंट एटसेट्रा। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कह दूं, एनी फाइनेंशियल अकरेंस, एनी फाइनेंशियल, आपके ऊपर कोई खर्चा आया, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आई, आपके ऊपर कोई एसेट बनाया आपने, या कोई लायबिलिटी इंकर करी, इनकम कमाई, वो सब चीजें दे आर ऑल ट्रांजैक्शंस। अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, गुड्स का बेचा जाना, क्या मैंने एक एक्ट परफॉर्म किया है? ट्रांजैक्शन है। गुड्स का खरीदा जाना, एक्ट परफॉर्म किया है, ट्रांजैक्शन है। एक्सचेंज, मैंने आपको माल दिया, आपने मुझे पैसा दिया, एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजैक्शन है। ट्रांसफर, मैंने अपना फिक्स एसेट आपको बेचा, आई एम ट्रांसफरिंग माय राइट्स, माय ओनरशिप टू यू, ट्रांजैक्शन है। अ बिजनेस, गुड्स बेचना खरीदना। अग्रीमेंट, मैंने आपसे सामान खरीदने का अग्रीमेंट किया, आपने मुझे सामान बेचा, ट्रांजैक्शन है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल अकरेंसेस, दोज आर टर्म्ड एज ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी एटसेट्रा। जय माता दी। तो इवेंट क्या है? इवेंट पे आते हैं। यस बेटा, वो भी ट्रांजैक्शन है बेटा। एक्सचेंज काइंड में अगर आप कर रहे हैं, मैंने आपको मान लीजिए सिर्फ किसान, बार्टर सिस्टम वाली बातें सुनी आप लोगों ने, तो क्या होता है दोस्तों, किसान एक के पास गाय भैंस है, वो घी बनाता है और घी दूसरे को देता है, दूसरे से अनाज ले लेता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैसा इन्वॉल्व होना, सिर्फ गांधी जी वाले नोट इन्वॉल्व होना फाइनेंशियल का मतलब नहीं होता है बेटा। क्या हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन, क्या वहां कोई पैसा इन्वॉल्व होता है? नहीं। तो नॉन कैश चीजें भी रिकॉर्ड होती है। क्या अगर सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, क्या आप रिकॉर्ड करते हो? वहां अभी गांधी जी इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन है। जय माता दी एवरीवन। नेक्स्ट, अब आते हैं दोस्तों, इवेंट क्या है? मेरे वर्ड्स पे गौर करना, फिर आगे बढ़वाता हूं। इवेंट का मतलब होता है आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस। इवेंट का मतलब है आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस। आउटकम का मतलब रिजल्ट। इनका रिजल्ट क्या हुआ? मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, मुझे सोच के आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहां ले आते हैं दोस्तों आपको। दोस्तों, मैंने मान लीजिए मेरी अपनी एक शॉप है, उस शॉप पे मैं पेप्सी की बॉटल खरीदता हूं और पेप्सी बेचता हूं। ठीक है? मैंने 100 बॉटल पेप्सी खरीदी है एट द रेट ऑफ ₹10 पर बॉटल। आई परचेस्ड, चलो सिंपलिसिटी के लिए 8 रुपए कर देता हूं दोस्तों। 8 रुपए में एक बॉटल खरीदी है। क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस, इट इज अ ट्रांजैक्शन।
मैंने ये सारी की सारी बॉटल्स आई सोल्ड 100 बॉटल्स एट द रेट ऑफ ₹10। क्या ये भी ट्रांजैक्शन है? इन सारी ट्रांजैक्शंस के कुछ आउटकम निकाल सकते हो? जोर से बोल बेटा। 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। क्या बच्चा सही कह रहा है? क्या सब अग्री करते हो? 2 रुपए पर बॉटल में प्रॉफिट हुआ, 100 की 100 बॉटल बेच दी, 200 रुपए का प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट कोई ट्रांजैक्शन है या इन ट्रांजैक्शंस का आउटकम है? तो प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज इज एन इवेंट, तो प्रॉफिट इज बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शंस आपने करी इसका नेट रिजल्ट है, आउटकम। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? एक और लिखता हूं, ध्यान से देखना फिर बताना। बच्चे परचेज करी 100 बॉटल्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर बॉटल। आई सोल्ड 80 बॉटल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर बॉटल। पहले ये बताओ, परचेज करना ट्रांजैक्शन? यस, अ ट्रांजैक्शन। सेल करना ट्रांजैक्शन, ये भी ट्रांजैक्शन। आउटकम क्या हो? सॉरी बेटा, 160 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों कहां? 800 की परचेज, 800 की सेल। शाबाश मेरे बच्चे। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, डोंट गेट इनटू कि अकाउंटिंग सिर्फ डेबिट क्रेडिट है। जो कॉमन सेंस से व्यापारी माइंड चलेगा ना, वो है असली अकाउंटिंग। भरोसा रख मेरा बच्चे इस बात पे। जो बातें आप लोग बहुत आराम से बोल पाते हो, अकाउंट्स वही बात बोलेगा। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन पहले बिजनेस समझ आना चाहिए। मुझे बताओ, क्या 8 रुपए वाली बोतल 10 रुपए में बेची है? तो 2 रुपए का मुनाफा कमाया है। मुनाफा कब होता है दोस्तों? जब आप चीज खरीदते हो, जब चीज बेचते हो। बेची कितनी है? तो मुनाफा हुआ है 80 बॉटल्स, 2 रुपीज, यानी 160 रुपीज। हम अपना अकाउंट्स बनाते यही निकालते हैं। लेकिन यहां पे एक और इवेंट है दोस्तों, देयर इज वन मोर इवेंट। जो बताएगा उसे एक चॉकलेट इनाम है। शाबाश मेरे बच्चे, जोर से बोल, क्या बचा है? बच्चा कह रहा है सर 20 बॉटल्स का क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया है हमारे पास। क्या बच्चा सही कह रहा है दोस्तों? इस 100 बॉटल के खरीदने और 80 बॉटल के बेचने में एक और रिजल्ट आया है, विच इज 20 बॉटल का क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन्हीं ट्रांजैक्शन से बच रहा है बेटा, 100 खरीदने और 80 बेचने से। इट्स एन आउटकम ऑफ दीज 2 ट्रांजैक्शन। शाबाश मेरे बच्चे। सो आवर प्रॉफिट इज 160 rupees, which is 80 bottles at the rate of ₹2, 160 rupees. And there is one more event, which is closing stock and closing stock of 20 bottles. कितने रुपए वाली? 8 rupees. बेटा स्टॉक दिखाया जाता है अपनी लागत पे। हम कोई भी चीज जो अपना एसेट दिखाते हैं अपनी कॉस्ट पे दिखाते हैं। What is my cost? 8 rupees. So 20 bottles at the rate of 8 rupees, which is 160. शाबाश बेटा। क्या सब लोगों को समझ आता है? ट्रांजैक्शन मींस एनी फाइनेंशियल अकरेंस एंड इवेंट मींस उन ट्रांजैक्शंस का आउटकम, रिजल्ट। जय माता दी। आइए दोस्तों वापस ले चलते हैं आपको। वैसे एक छोटा, अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं फिर वापस ले आऊंगा। ये पता नहीं कौन सा अपडेट आ गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे इसको भी। सो इस बुलेट में वापस लाऊंगा, इवेंट पे पहले आओ। इवेंट्स आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अभी जैसे आप लोगों ने निकाला था, पहले एग्जाम्पल में 200 रुपए, दूसरे एग्जाम्पल में 160 रुपए। दैट्स ट्रांजैक्शन जो करी उनका एंड रिजल्ट। क्लोजिंग स्टॉक 100 खरीदे, 80 बेचे, 20 बॉटल जो बची, दैट्स इवेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, साल भर से यूज किया, साल भर में 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, साल के एंड में कितना बचा? दैट एंड बैलेंस इज एन इवेंट। क्या बात समझ आती है बेटा? मशीन का खरीदा जाना ट्रांजैक्शन, उसका डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शन, लेकिन जो आखिरी में बैलेंस बचा वो इन दोनों ट्रांजैक्शन का आउटकम, विच इज
इवेंट 90,000 रुपीज का बैलेंस शीट में फिक्स एसेट। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? पक्का? अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, पढ़िए। सपोज मिस्टर एक्स स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। ड्यूरिंग द होल ईयर ही मेक्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स and thus earns the net profit of rupees 10,000. At the end of the year, he has the cash balance of 15,000, stock of goods of rupees 50,000 and sundry debtors of 45,000. आपको बताना है इस पे ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है। तो पहले मुझे बताइए, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया जाना ट्रांजैक्शन है, इवेंट? ट्रांजैक्शन है दोस्तों, राइट? 10,000 का नेट प्रॉफिट इवेंट है, इट इज एन इवेंट। पूरे साल जो आपने माल बेचा, खरीदा, खर्चे किए एक्सेट्रा, उनका आउटकम है इवेंट। साल के एंड पे कैश बचा 15,000 रुपए, इवेंट। पक्का बेटा? पूरे साल आपने पैसा आया होगा, गया होगा, आखिरी में जो बचा है हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट्स एन इवेंट। स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस 45,000। भाई डेटर्स को माल बेचा होगा, डेटर से कुछ पैसा आया होगा, ऐसा हुआ होगा, आखिरी में जो बैलेंस बचा वो क्या है? वो इवेंट है। शाबाश दोस्तों। ट्रांजैक्शन कौन सी है? कैपिटल का लगाया जाना, गुड्स का परचेज होना। वो बेटा पूरे साल गुड्स परचेज भी किए थे, अमाउंट नहीं था बट क्या गुड्स परचेज किए थे? क्या पूरे साल सेल भी करी थी? ये भी एक ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज। इवेंट क्या है? प्रॉफिट। इवेंट क्या है? कैश का बैलेंस। इवेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इवेंट क्या है? क्या सब हो मेरे साथ? चलिए इसी एग्जांपल को आगे ऐड ऑन करते हैं। सामने आपके क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रांजैक्शंस एंड और इवेंट। वहां ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, एंड और इवेंट। मतलब ट्रांजैक्शन और इवेंट। अगर सिर्फ ये लिखा होता है इसका मतलब एक चीज या तो ट्रांजैक्शन है या मैंने वहां ट्रांजैक्शन एंड इवेंट भी लिखा है, मतलब एक चीज दोनों भी हो सकती है। कैसे? अभी देखेंगे दोस्तों, ठीक है जी। आइए, बट पहले अलग अलग मतलब समझ आ गया सबको? आइए देखें। सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन। अग्रीड एवरीवन? इट इज अ ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स ऑन 15th January 2020। पक्का? कभी भी खरीदा जाए, ट्रांजैक्शन तो है ही है, इट इज अ ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स ऑन 31st March 2020, ईयर एंड। पहले आराम से, पहले क्या ट्रांजैक्शन है, पहले ये बताऊं। हाँ ट्रांजैक्शन तो है, कभी भी खरीदा जाए यार, ट्रांजैक्शन तो है ही है, लेकिन कब खरीदा है? शाबाश, वही सामान मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट भी होगा। तो कैन आई से इट इज अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज? शाबाश मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। क्या डेट का रेलेवेंस समझ आया? बट डेट मेरे ट्रांजैक्शन के नेचर को इंपैक्ट नहीं कर रही है, ट्रांजैक्शन तो है ही है, वो इवेंट भी है बिकॉज वो ट्रांजैक्शन क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो रही है। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2,000, मिस्टर एक्स इज लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 ऑन 31st March 2020। रुकिएगा, हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं या मिस्टर एक्स के बाद जो स्टॉक बचा उसकी बात कर रहे हैं? आराम से पढ़ो, क्या लिखा है? आपको बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रांजैक्शन और इवेंट। आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2,000, सेल करने के बाद मिस्टर एक्स के पास बचा है 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल की या स्टॉक की? स्टॉक की। और स्टॉक क्या है? कह रहे सेल तो हो गई, सेल के बाद हम साल के एंड में बचे हैं 10,000 रुपए के स्टॉक के साथ, तो दैट स्टॉक इज एन इवेंट। जय माता दी, समझ आती है सब लोग? वो मेरे साथ। नेक्स्ट वन, मशीनरी परचेज ऑन 1st April 2019। साल के पहले दिन मशीनरी खरीदी है, पहली बात ट्रांजैक्शन तो है, ये सर। अब आप लोग ध्यान से सोच के बताएंगे दोस्तों, मैंने साल के पहले दिन मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, क्या यही मशीन साल के एंड में बैलेंस बचेगा? सोच लो, 1 लाख की दिखाओगे क्या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? पक्का ना बेटा? अगर आप इसे इवेंट भी कहते हो तो एक बार ऐसे भी सोचो, क्या ये जो गुड्स आपने परचेज किए थे 15 जनवरी को, क्या इसमें से कुछ नहीं बच सकता क्लोजिंग स्टॉक में? बच सकता है। अगर नहीं बिका तो ये सारा का सारा बच सकता है, लेकिन क्या ये खुद एक इवेंट है? नहीं, जो आखिरी में बचेगा वो इवेंट है। वैसे ही बेटा, जो मैंने मशीन खरीदी है साल के पहले दिन, वो एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इवेंट
अभी इसमें डेप्रिसिएशन लगना है, साल भर यूज करोगे, ट्रांजैक्ट करोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन, मशीनरी परचेज ऑन 31 मार्च 2020। अब बोलो, दोनों है, ट्रांजैक्शन तो है ही है, और इवेंट क्यों है? ये एज इट इज आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में एंड रिजल्ट बनके, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगना, आखिरी दिन खरीद रहे हो, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज। अब बता दो बेटा, क्या वो जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर ये दो वर्ड जो छोड़े थे, क्या समझ आते हैं? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। पूरी ट्रांजैक्शन चाहे फाइनेंशियल ना भी हो, उसका एक पार्ट भी फाइनेंशियल है। वो मुक्का के बाद जब दांत निकला था, हॉस्पिटलाइजेशन कराई थी, वो हिस्सा भी फाइनेंशियल था, तो भी हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया था, उस वाले हिस्से को। एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू दी। जय माता दी। पक्का? क्या ये पूरी डेफिनेशन समझ आती है? इस डेफिनेशन का सर एक आखिरी वर्ड मैंने छोड़ दिया है दोस्तों, क्या? यूजर में भी समझना है, चलना है अभी, बट क्या बाकी डेफिनेशन ओके? बेटा पीछे मैंने एक वर्ड छोड़ा, उस पे लेके आता हूं, ये पढ़िए। हालांकि हम डिस्कस कर चुके थे, बट मैंने पढ़वाया नहीं, पढ़ लीजिए दोबारा। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग only those transactions are taken into consideration which are of, और ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया, हम वही ट्रांजैक्शन लेते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है। फाइनेंशियल नेचर होने का मतलब क्या है? which alters the financial position of a concern। यानी जब आप सामान खरीदते हैं दोस्तों, क्या आपके पास स्टॉक आता है? यस और नो? जब आप सामान बेचते हैं तो आपके यहां से सामान जाता है और कैश आता है, प्रॉफिट आता है। क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है इसकी वजह से? तो कोई भी ट्रांजैक्शन वो है जो फाइनेंशियल नेचर की हो और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करती हो, एंड कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। तभी तो मॉनेटरी है, फाइनेंशियल है। पैसा इन्वॉल्व खुद है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि कैश में होनी चाहिए, नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। जय माता दी। अब आते हैं आगे दोस्तों। सो फाइनली अकाउंटिंग की हमने ये डेफिनेशन बोली दोस्तों। इस अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है, एक है थोड़ी लो लेवल अकाउंटिंग और एक है थोड़ी हाई लेवल अकाउंटिंग। आप सबने कहा ना सीए बनने का बहुत पैसा मिलना है, और उसमें से एक काम था कि हम अकाउंटिंग में हमारा इंटरेस्ट है, ऐसी बातें बोली आप लोगों ने। तो आप सबको सीए बनते हो या सीए के अंदर जब आप आए तो शायद किसी ने ऐसा कहा हो या आपको ऐसा लगा हो कि अकाउंटिंग करने में बहुत पैसा मिलेगा दोस्तों। तो हमें यह समझना है दोस्तों, क्या 11th स्टैंडर्ड में भी आप ट्रेडिंग टेबल बैलेंस शीट बना लेते थे? यस और नो? जर्नल एंट्री पास कर लेते थे, लेजर अकाउंट्स बना लेते थे, ट्रायल बैलेंस बना लेते थे। जब 11th का बच्चा ये काम कर सकता है, तो एज ए सीए अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे क्यों देगा कोई? मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? तो इसीलिए अकाउंटिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वन इज कॉल्ड अ लो लेवल अकाउंटिंग, द अदर वन इज द हाई लेवल अकाउंटिंग। जैसे हम असली मायने में अकाउंटिंग कहते हैं कि सीए वाली अकाउंटिंग, पैसे वाली अकाउंटिंग, वो एक्चुअली द हाई लेवल वंस। इसीलिए लो लेवल अकाउंटिंग को हम कहते हैं दोस्तों बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? और बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और ट्रायल बैलेंस तक वाला जो काम होता है, ट्रायल बैलेंस तक वाला, दैट इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग पार्ट। बुक कीपिंग जो हमारी किताबें संभाली जाती हैं, बुक कीपिंग टिल ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। जो असली अकाउंटिंग है वो उसके बाद शुरू होती है। हालांकि ये सब अकाउंटिंग है दोस्तों, लेकिन इसमें जो लो लेवल वाला काम है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है दोस्तों? और इसके बाद वाला जो काम होता है वो है हार्डकोर अकाउंटिंग। लेकिन क्या बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट है? यस इट इज। लेकिन हम कहते हैं असली अकाउंटिंग शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। ठीक है दोस्तों? अब सोच के देखो दोस्तों, सीए बनने के बाद आपको क्या लगता है आप कौन सा काम कर रहे होंगे? अच्छा नीचे मतलब यहां नीचे वाला, अच्छा वो मतलब हाई लेवल वाली अकाउंटिंग, राइट ना? यस बेटा। दोस्तों ये बाकी जो काम है ये करने के लिए आपके पास टीम होगी, विच इज लाइक ग्रेजुएट्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे जो ये काम करके देंगे। आपका जो असली काम होगा विच इज लाइक अप्रूवर वाला रोल। अप्रूवर वाला रोल का मतलब है आपके नीचे कोई एंट्री बना के ले आएगा, आप उसको ओके करेंगे, हाँ ये सही है, तब ये आगे बढ़ेगी। ठीक है? और आपका असली काम होगा
एनालिसिस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना, इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ करना, ये सब काम, क्या वो मजेदार काम है दोस्तों? तो लेकिन अगर उस मजेदार चीज तक जाना है और उसके पैसे, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा दिमाग लगता है दोस्तों, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन वो सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन अगर वो काम करना है तो पहले अभी एफर्ट लगाना है। अगर वहां तक जाना है कि आपके नीचे लोग बैठे हो जो ये काम करके दें आपको, आप करवा सके और पैसे भी कमाएं, तो उसके लिए आज मेहनत करनी है। होगी दोस्तों मेहनत? जय बात। अब ट्रायल वाली बात तो नहीं बोलेगा मेरे बच्चे, शिद्दत से बोल दे कि मेरे अंदर से आवाज आती है, बाकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, बट अपने हिस्से का एफर्ट डालना, बाकी मैं निकलवा लूंगा दोस्तों, चिंता मत करो, ठीक है? आ जाओ मेरे बच्चे। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। तो बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसी थ्योरी आ चुकी है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप खुद लिखेंगे दोस्तों, भरोसा रखिए, याद करने की जरूरत नहीं होगी, खुद लिख लेंगे। सबसे पहले स्कोप के बेसिस पे तो बता दीजिए, बुक कीपिंग में प्राइमरी फोकस कहां होगा? रिकॉर्ड करने से। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग भी है, बट बेस चीज जो है वो है रिकॉर्डिंग, तो ज्यादा फोकस वहां रह जाता है। और असली अकाउंटिंग में मेन फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और फिर आगे इंटरप्रिटेशन। तो स्टार्ट हो रहा है वहां पे समराइजिंग से। इज दैट ओके बेटा? आप लोग जब स्कूल गए दोस्तों, स्कूल में एक था प्राइमरी स्कूल, एक था सेकेंडरी स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी को, ऐसा ही। प्राइमरी का मतलब क्या था? वो नर्सरी केजी, यानी स्टार्टिंग जहां से हुई, अर्ली स्टेज, इनिशियल स्टेज। उसके बाद आया सेकेंडरी, बाद वाली स्टेज। यहां बता दो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में प्राइमरी क्या है और फिर सेकेंडरी क्या है? अगला डिफरेंस दोस्तों, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज दी। क्या फिर से पूछ रहा हूं, क्या बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट है? लेकिन जब हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? इनिशियल स्टेज वर्सेस द लेटेस्ट स्टेज। जय माता दी। आगे आ जाओ। नॉलेज, अब बता दीजिए कहां ज्यादा नॉलेज की जरूरत है? पक्का दोस्तों, बुक कीपिंग रिक्वायर्स ओनली बेसिक, लेकिन जो हाई एंड नॉलेज चाहिए, सीए वाला ज्ञान चाहिए, वो चाहिए असली। पढ़ो दोस्तों, बुक कीपिंग इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, इट इज डन बाय क्लेरिकल और द जूनियर स्टाफ। इसलिए मैंने कहा आप सीए बन जाएंगे तो ये काम आपके लिए कोई और करके देगा। एंड द अकाउंटिंग फेज इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, इट इज डन बाय क्वालिफाइड एंड, तो क्वालिफाइड हो जाएंगे, सीनियर स्टाफ बनेंगे तो फिर ये काम करेंगे। जय माता दी। आगे देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रुक जाना, आराम से मैंने सोच के बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां पर बनाई जा रही है? बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में? बुक कीपिंग कहां तक चली? सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां बनी? तो बेटा क्या आप बुक कीपिंग तक, क्या आप ये बता सकते हैं हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी प्रॉफिटेबिलिटी? नहीं, क्योंकि वहां पर ये सब काम हुआ ही नहीं, असली काम हुआ अकाउंटिंग में। तो इसीलिए जो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस वाला काम है वो सारा होता है अकाउंटिंग केस के अंदर। जय माता दी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दी अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बनेंगे भी कहां से दोस्तों? ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल कहां से बना है? लेजर से। लेजर कहां से बने हैं? तो क्या बुक कीपिंग भी चाहिए? इसके बिना काम नहीं हो सकता है कि आप कहो मैं तो सिर्फ अकाउंटिंग करूंगा, नीचे वाला कोई नहीं चाहिए, ऐसे काम नहीं हो सकता है। यू नीड एवरीथिंग। बस आप कौन सा काम कर रहे होंगे, या हाई लेवल अकाउंटिंग किसे बोलेंगे, विच इज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद वाला काम। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बुक कीपिंग से आपको प्रॉफिटेबिलिटी या पोजीशन पता चलेगी? नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन, लेकिन अकाउंटिंग से चलेगी। फाइनेंशियल पोजीशन इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। सॉरी, नेक्स्ट वन, मुझे बताइए मैनेजमेंट को अगर कोई डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, किसके बेस पे ले पाएगा? बुक कीपिंग के बेस पे या अकाउंटिंग के बेस पे? भाई एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तभी तो डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स डू नॉट एनेबल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? हाँ दोस्तों, लक्ष्य राइट ना? इज दैट ओके बेटा? नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग की लैंग्वेज कहा जाता है, सॉरी बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है अकाउंटिंग को, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज, अकाउंटिंग का बेस बुक कीपिंग है। सो बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हमें कभी दर्द हो रही हो तो हम चिल्लाते हैं दोस्तों,
हम पुकार के किसी से मदद मांगते हैं, हम अपने दोस्तों को ग्रीट कर पाते हैं, हेलो हाय बोल पाते हैं, गुड मॉर्निंग बोल पाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त कर पाते हैं। अकाउंटिंग पूरे साल में बिजनेस ने क्या किया वो बता पाता है, आज क्या हालत है वो बता पाता है, कि आज दर्द हो रही है या आज हम खुश हैं, यानी हमारी बैलेंस शीट सब कुछ साउंड है या बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है, ये सारी बातें हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। जय माता दी। नेक्स्ट वन, देयर इज नो ब्रांच ऑफ बुक कीपिंग। क्या अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं? कौन कौन सी सुनी आपने? कोई सुनी है? एनीवन? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे कोई नाम सुने हैं? सिर्फ सुने, नाम सुने, मैं यहां पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, नाम सुने दोस्तों। ये सब अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं, अकाउंटिंग की सब फील्ड्स हैं। बुक कीपिंग कोई सब फील्ड नहीं है बेटा, बुक कीपिंग इज ओनली हार्डकोर बुक कीपिंग, लेकिन अकाउंटिंग के अपने सब फील्ड्स हैं। आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों, 11th 12th में जो आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है और जो अभी भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, हमारा इस कोर्स के अंदर जो ज्यादा फोकस होगा वो बुक कीपिंग पे होगा, ताकि हम फंडामेंटल अच्छे सीखें। क्योंकि बेटा अगर कल को किसी से काम कराना है तो क्या काम पहले खुद आना चाहिए? काम आता होगा तो करवा पाएंगे, राइट? अगर हम ये कहें मुझे रेक्टिफिकेशन डर लगता है तो फिर दूसरे का नाम कैसे चेक करेंगे हम? तो इसीलिए पहले खुद सीखेंगे फिर करवाएंगे। ठीक है बेटा, बढ़ा दूं आगे। नेक्स्ट, क्या ये डिफरेंसेस सबको समझ आते हैं दोस्तों? अभी तक दो बातें जो हमने नहीं समझी है वो है एक यूजर्स का मतलब और एक जो ब्रांचेस की बातें आएंगे इन सब पे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। यू नो, बड़ी बार बिजनेस में कोई ऐसा कह सकता है आपको कि यार तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तुम हमारे खाते बना रहे हो, बिजनेस संभाल रहे हो, लेकिन तुम माल थोड़ा ना बेचते हो, माल बेचने के लिए सेल्स वाले लोग हैं, तुम माल बनाते भी नहीं हो, माल बनाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, तो तुम तो सिर्फ हमारे लिए एक कॉस्ट के हाथी हो, मोटी कॉस्ट इंकर करते हो। मेरी बात समझे? यू आर अ बर्डन ऑन द कंपनी। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ सर, मैं बर्डन ही तो हूं, मैं ना रेवेन्यू लाता हूं ना कोई काम करता हूं, मैं तो सिर्फ खाते बनाता हूं। क्या सही में ऐसा है दोस्तों? क्या हम अकाउंटेंट्स, तो व्हाई आर वी डूइंग अकाउंटिंग? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जब आप खुद ये बात से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैं डिजर्व करता हूं कि मेरी सैलरी इतनी हो, तो आप समझ जाएंगे कि हम अकाउंटेंट्स क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्हाई डू वी डू अकाउंटिंग? सबसे पहले कोई बता सकता है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों करनी है अकाउंटिंग? सॉरी बेटा, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं उसे मेंटेन मतलब आप कहना चाहते हो रिकॉर्ड, राइट ना? ओके, प्रॉफिट को निकालने के लिए निकाल लेंगे, फिर स्ट्रैटेजी बना के मैक्सिमाइज करेंगे, बट पहले तो निकालना, असर्टेन करना, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, शाबाश बेटा, और सही बात है, बहुत ही बढ़िया बेटा, फंड्स का डिप्लॉयमेंट सही जगह हो रहा है, ये बातें हमें अकाउंटिंग से पता चलती है, बिल्कुल सही बात। और क्या? डिसीजन मेकिंग एनेबल करना दोस्तों। और कुछ कह रहा था बेटा? चेकिंग द एक्यूरेसी, जजिंग द एक्यूरेसी, तो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन से पता चलती है आपको। चलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं, ध्यान से सुनना और मुझे आंसर देना। दोस्तों, जिस जमाने से मैं आ रहा हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं हूं आप लोगों से, लेकिन नहीं, हाँ आपकी डबल एज का हूं, ऐसा मत सोचिए, लेकिन बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूं दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरी एज और आपकी एज के बीच में इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है कि ऐसा लगता है सही में एक बड़ा फासला तय हो चुका है। तो जरा सोचते हैं इसके बारे में। जिस जमाने में मैं आपके जितना था दोस्तों, जब मैं छोटा था, स्कूल डेज में था, तो हम अपने दोस्तों के नंबर एक डायरी में लिखा करते थे। ठीक है, कईयों को याद कर लिया करते थे, तो हमें बहुत सारे दोस्तों के नंबर याद होते थे बाय हार्ट। घर का नंबर तो, अपना लैंडलाइन का नंबर तो याद नहीं, तब मोबाइल नहीं होते थे दोस्तों, तो लैंडलाइन का नंबर होता था वो याद है। आस पड़ोस वाले भी एक दो आंटियों के नंबर हमें याद होंगे कि कल को घर वाला फोन खराब हो तो आस पड़ोस में कॉल कर ले। हाँ कभी बात। और इसके अलावा दोस्तों, दोस्तों घरों के नंबर भी हमें याद होते थे या कहीं लिख लेते थे। क्या आपको अपने दोस्तों के नंबर याद है? मोबाइल नंबर ईमानदारी से बोलो, याद है दोस्तों? कोई एक आध दोस्त हो सकता है इसका नंबर याद हो, कोई ज्यादा फ्रेंड, समझ रहे हो ना कैसा वाला, उसका नंबर नहीं, मैं तो बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं। तुम लोग कहां सोचने बैठ जाते हो, लेकिन एक आध दोस्त हो सकता है इसका नंबर याद हो, लेकिन क्या बहुत सारे नंबर? आजकल तो वो हाल है दोस्तों, घर के मेंबर्स के नंबर्स भी याद नहीं होते। घर में भी 5-5 मोबाइल है, 4-4 मोबाइल है, किसी को नंबर याद नहीं।
ऐसा क्यों? अब जरूरत नहीं है दोस्तों, अब जरूरत नहीं है। पहले क्यों जरूरत पड़ रही थी कि पहले हमारे पास वो टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं थी, लेकिन आज की डेट में आप मोबाइल में बड़ा नंबर सेव कर सकते हो। जब जरूरत हो कि मान लो अमित सर का नंबर निकालना, तो आप क्या करोगे? कॉन्टैक्ट्स में जाओ, सर्च पे जाओगे, अमित सर टाइप करो, अमित सर का नंबर सामने आ जाएगा, अगर आपने सेव किया हुआ है ऑफ कोर्स, राइट दोस्तों। तो इसीलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसा होगा? यस और नो? अब जरा सोच के बताएं दोस्तों, अकाउंटिंग ने क्या किया? अकाउंटिंग में जो यहां जोर पड़ता था ना पहले, याद कर लो वो चीज, वो प्रेशर हटा दिया। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इनेबल करती है। ट्रांजैक्शन इतनी सारी हुई, लेकिन उसे लॉजिकल वे में रिकॉर्ड किया जाए, समराइज किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, ताकि अगर कोई भी डेटा बाद में चाहिए हो हमें उन रिकॉर्ड से मिल जाए, हमें मेमोरी के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। इस पे प्रेशर, वैसे ही इतना प्रेशर है दोस्तों, और डाल लो, जरूरत नहीं है। चलो एक काम करना दोस्तों, आज घर जाना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पुश्तैनी हाउस में रह रहे हैं, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? कोई है? एनीवन? नहीं होते ना, जो दादाजी ने खरीदा था, ऐसा कुछ? ओके, आज घर जाना बेटा, आप लोग भी, सब लोग, सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, आप बाकी सब लोग भी आज घर जाइए और अपने पापा से पूछिएगा ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी। आपको क्या लगता है पापा बता पाएंगे? ईमानदारी से बोलो, क्या लगता है? बता देंगे, बता देंगे। क्यों? प्रॉपर्टी एक बहुत दिल के क्लोज वाली चीज होती है, तो बता देंगे दोस्तों। फिर आप उनसे पूछिएगा पापा ये जो घर पे टीवी है कितने में लिया था, क्या वो बता पाएंगे? शायद हाँ, शायद ना। फिर आप पूछिएगा वो जो फर्नीचर है घर में वो कितने का लिया था, वो फ्रिज जो है कितने में लिया था, बेड कितने में लिया था, एक्सेट्रा। आपको क्या लगता है बता पाएंगे? कई चीजों के लिए वो बोलेंगे सोच के, वो लगभग कितना, कई चीजों के लिए बेटा सोच के बताऊंगा, या वो जब मान लो वो कहते हैं नहीं याद है, आप कहोगे नहीं सर ने पूछा है, तो वो क्या कहेंगे थोड़ा सोच के बताऊंगा। जोर कहां पड़ेगा? यहां। और क्यों जोर पड़ रहा है दोस्तों? क्योंकि चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन यही चीजें अगर उन्होंने कहीं रिकॉर्ड की होती तो वो क्या कहते, रुको मैं अभी डायरी देख के बताता हूं। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं दोस्तों? बस यही काम करते हैं कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हमें यहां नहीं जोर डालना पड़े, किताबें खोलो और किताबों से सब कुछ पता चल जाए। तो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक, एक सिस्टम प्रॉपर वे में, यू नो, मान लो पापा ने डायरी में लिखा और वो डायरी खो गई, या आप डायरी कहां रखती पता नहीं, अगर ऐसा हो तो फिर जोर कहां पड़ेगा? पहले डायरी को सोचने में कहां है, और नहीं मिली तो फिर यहां पे पड़ेगा दोस्तों। जोर तो बहुत पड़ रहा है ना, लेकिन इसीलिए हम अकाउंटिंग में बहुत सिस्टमैटिकली चीज रिकॉर्ड करते हैं कि अगर 4 साल पुरानी भी कोई ट्रांजेक्शन मुझे चाहिए हो तो क्या मैं देख सकूं? देख सकूं दोस्तों। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ, दैट्स द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फोरमोस्ट। जय माता दी। अगला ऑब्जेक्टिव दोस्तों, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? द नेट रिजल्ट्स ऑफ माय ट्रांजैक्शन, मैंने मुनाफा कमाया या नुकसान इंकर किया, प्रॉफिट और लॉस। सो हम जो ट्रेडिंग टेबल बनाते हैं वो देते हैं हमें प्रॉफिटेबिलिटी। असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से, बिल्कुल सही बात। असर्टेनमेंट ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? शाबाश मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। शायद आप लोगों ने कभी रेशोज में सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो पढ़ी? हाँ पढ़ा है। कोई बताएगा दोस्तों सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है? कोई एक आध एग्जांपल देखो सॉल्वेंसी रेशो का। डेट इक्विटी, लिक्विडिटी रेशो का, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड रेशो, करंट रेशो, ये सब लिक्विडिटी रेशो है। बिल्कुल सही बात है बेटा। एसिड टेस्ट रेशो को क्विक रेशो पढ़ी थी? ओके दोस्तों, ये क्या भला है ये जो हम वर्ड यूज करते हैं सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी? दोस्तों सॉल्वेंसी वर्ड यूज होता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म, क्या आपने कभी सुना कि बिजनेस इनसॉल्वेंट हो गया? शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? दिवालिया हो गया। हम देसी भाषा में कहते हैं बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया या दिवालिया हो गया, दैट्स इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब है बिजनेस अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। बिजनेस के ऊपर 10 लाख रुपए की लायबिलिटीज है, लेकिन उसका एसेट है सिर्फ 4 लाख रुपए के, तो क्या बिजनेस अपनी लायबिलिटीज चुका पाएगा? तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं बिजनेस हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होगा? जो अपनी लायबिलिटीज पे कर सकता है, राइट? तो बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन,
अब इस सॉल्वेंसी को भी जैसा मैंने कहा हम दो तरह से देखते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू और एक शॉर्ट टर्म व्यू। सॉल्वेंसी इज एक्चुअली लॉन्ग टर्म, लिक्विडिटी इज उसका शॉर्ट टर्म वाला हिस्सा। अब आपसे एक सवाल है, सोच के आंसर दीजिए। अगर मैंने सप्लायर से माल उधार पे खरीदा, उधार पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर, राइट। क्रेडिटर को पैसा पे करना है, क्रेडिटर पैसा मांग रहा है, कहां से लाऊं, बिल्डिंग बेच दूं, शुड आई सेल द मशीन एंड पे? क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा कहां से आएगा? बट लोन भी बैंकों से लोन लूं जाके हर चीज के लिए, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा कहां से लाऊं? एसेट से ही। कौन से वाले एसेट से? बिल्डिंग से, मशीनों से, या स्टॉक से, डेटर से, कैश से, कहां से? शॉर्ट टर्म वाले एसेट से। शॉर्ट टर्म। देखो दोस्तों, अगर आप क्रेडिटर्स जैसी लायबिलिटी को पे करने के लिए या सैलरी जैसे खर्चों को पे करने के लिए अपनी बिल्डिंग के बेचने लग जाओगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा दोस्तों। आपको तो बिजनेस को गोइंग कंसर्न रखना है, चलाना है, तो हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट करते हैं आउट ऑफ आवर शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को पे करते हैं आउट ऑफ आवर करंट एसेट्स, राइट दोस्तों? हाँ या ना? तो इसीलिए अगर मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है तो उसके लिए पैसा कहां से आना चाहिए? डेटर्स से, स्टॉक को बेच के, या जो हाथ में ऑलरेडी कैश पड़ा है या बैंक बैलेंस पड़ा है वहां से, राइट। तो हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटीज, दैट शोज आवर लिक्विडिटी पोजीशन, दैट शोज आवर। और इसीलिए करंट रेशियो आपने पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर, इट शोज यू योर शॉर्ट टर्म में आपके लायबिलिटीज पे करने के लिए कितने एसेट्स हैं आपके पास, शॉर्ट टर्म वाली लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों? Solvency is your ability to pay off your long-term liabilities. Long-term liabilities, जरा सोच के देखो दोस्तों, मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है 10 लाख रुपए का और अपना पैसा लगाया हुआ है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स हैं 20 लाख रुपए के। 10 लाख का डेट, 20 लाख की शेयर होल्डर्स फंड्स। टोटल जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा हुआ है वो है 30 लाख रुपीस। सोच के आंसर दो, क्या 30 लाख के एसेट्स भी होंगे? यस और नो? बिजनेस में जितनी लायबिलिटीज होती है नॉर्मली उतने ही एसेट्स भी होते हैं। आपने डेट लिया हुआ है लॉन्ग टर्म वाला 10 लाख का, आपका अपना पैसा है 20 लाख, तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल मेरे पास 30 लाख के एसेट होंगे कम से कम इन लायबिलिटीज के कॉरेस्पॉन्डिंग? यस और नो? सॉरी बेटा, होगा। इसलिए सारे एसेट अगर मैं मिला दूं आपके पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी होगी, बट लॉन्ग टर्म वाले की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटीज है 10 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म वाले शेयर होल्डर्स फंड्स है 20 लाख के, तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट्स होंगे? अगर शॉर्ट टर्म डेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एसेट्स होंगे, बट क्या इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एसेट्स होंगे बेटा? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर होती है, तो क्या इस 30 लाख के बराबर 30 लाख के एसेट भी होंगे? यस और नो एवरीवन? नाउ टेल मी, क्या मैं ये भी कह सकता हूं 10 लाख की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे करने के लिए मेरे पास 30 लाख के टोटल एसेट्स होंगे? यस और नो? तो क्या सफिशिएंट है या नहीं है? सफिशिएंट है। अगर कल को थोड़े नुकसान भी हो जाए कि आपके पास बहुत सारा कवर है, अब आप याद कीजिए डेट इक्विटी रेशियो आप देखते थे, डेट इक्विटी, और एक कहा जाता है एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 2:1। क्या छोटे मारे ना हम सबने अच्छे बचपन में, हमें याद करा दिया डेट इक्विटी 2:1। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बाहर वालों का लॉन्ग टर्म वाला पैसा 2 रुपए अगर लगाया और घर वालों का 1 रुपया, घर वाले मतलब शेयर होल्डर्स, ठीक है, बाहर वाले आउटसाइडर्स, घर वाले ओनर्स, बाहर वालों का 2 रुपया और घर वालों का 1 रुपया, टोटल मिलाकर कितना लग गया बिजनेस में? 3 रुपए। यानी अगर बिजनेस में 3 रुपए लगा रहे हो, 2 रुपए बाहर वालों के, 1 रुपए घर वालों के, तो ये रेशियो हम आइडियल मानते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो रेशियो एडवर्स होती जाती है। रेशियो एडवर्स होने का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए बिजनेस में नुकसान शुरू हो जाए, नुकसान, और आपका नुकसान 1 रुपए का हो जाए, 1 रुपए हो सकता है दोस्तों, अगर 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो शेयर होल्डर वाला सारा खत्म हो गया, अब देने के लिए सारा पैसा डेट के लिए है। अगर यही 1 रुपए 10 पैसे का नुकसान हो गया तो डेट वालों को पे करने के लिए पैसा आपके पास नहीं बचेगा। दैट शोज योर सॉल्वेंसी, कि आपके पास कितना कुशन है टू पे ऑफ योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो लिक्विडिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी, और सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी। तो क्या ये सारी बातें मुझे मेरी बैलेंस शीट देख के समझ आती हैं? दैट्स व्हाई योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन योर सॉल्वेंसी पोजीशन, whether you would be able to pay off your liabilities in the short run as well as in the long run. जय माता दी। और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, communicating the results to enable decision making. डिसीजन मेकिंग के लिए सारा काम किया जा रहा है दोस्तों, कि आगे क्या करना है, क्या हम इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएं, क्या और पैसा लगाएं, ये सब डिसीजन जो लेने हैं वो सब अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चौथा असर्टेनमेंट ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन, और आखिरी enabling decision making by communicating the results to the users. जय माता दी। क्या ये बात सबको समझ आती है दोस्तों? ओके दोस्तों, आज की क्लास को यही विश्राम देते हैं। पहली क्लास है आप लोगों की, क्या इतनी बातें समझ आती है सबको? पक्का इतनी बात? अगली क्लास में मिलेंगे तो यहीं से आगे लेके चलेंगे, इसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? भाई कोई नुकसान भी तो है, ऐसी थोड़ी ना कि सब कुछ रोजी रोजी नहीं है दोस्तों, कुछ तो अकाउंटिंग के लिमिटेशंस भी है, वो भी समझेंगे, यूजर्स भी समझेंगे और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन, बाय दोस्तों।